नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1171 पर्वतीय घाटी झील के किनारे। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। जैसे ही गॉड एडवेंट टॉवर उड़ने लगा, ये उनको पूर्ण राहत का अनुभव हुआ जब उसने महसूस किया कि वह कुनहुआ पर्वत से और दूर जा रहा है। सी युशेन द्वारा अपन किए जाने से ये उनके पास मायरीड सिटी को अस्थायी रूप से छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने मायरीड इमॉर्टल पवेलियन के भविष्य को गंभीर खतरे में डाल दिया था। चूंकि मायरीड इमॉर्टल पवेलियन एक शक्तिशाली और गौरवशाली संस्था थी, इसलिए वे उसे कोई समझौता प्रस्ताव नहीं देंगे। वैसे भी ये यून समझौता करना नहीं चाहता था। युवक स्वामी, आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? रुआ ने पूछा। कोई शांत जगह ढूंढो और वहीं रहने लगो, ये यून ने जवाब दिया। अगर यह असंभव था तो गॉड एडवेंट टॉवर भी रहने योग्य था। युवा स्वामी, यदि आपको कोई शांत जगह चाहिए तो मेरे पास एक जगह है, डोन शियाओवान ने सुझाव दिया। ये यून ने कहा, कहीं ये जेडवेव संप्रदाय तो नहीं है? हालांकि तुम मेरे साथ रहे हो, तुमने सी युशेन के साथ कुछ नहीं किया है, इसलिए अगर मायरीड इमॉर्टल पवेलियन जेडवेव संप्रदाय पर अपना गुस्सा निकालना भी चाहे तो वे बेवजह से न भेज रहे होंगे। लेकिन अगर मैं जेडवेव संप्रदाय में ही रहूं तो बात कुछ और होगी। युवा स्वामी, जेडवेव संप्रदाय के प्रति इतनी चिंता दिखाने के लिए धन्यवाद। डोन शियाओवान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि जिस जगह के बारे में मैं सोच रही हूँ वह जेडवेव संप्रदाय नहीं है। यह तो बस मेरा निजी निवास है। जब मैं यात्रा पर होती हूँ तो कभी कभी अकेले रहने के लिए वहां ठहरती हूँ। ये कहते ही डोन शियाओवान को एहसास नहीं हुआ कि उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा गई थी। वह एक अविवाहित लड़की थी और उसका निजी निवास उसके एकांत कक्ष के समान था। उसमें कोई और नहीं गया था, खासकर कोई युवक तो बिल्कुल भी नहीं। ये यून ने इस बारे में सोचा और कहा, ठीक है, तो चलिए आपके इस निजी आवास पर चलते हैं। आदान प्रदान सम्मेलन तक के 3 साल एक योद्धा के लिए पलक झपकने मात्र थे। कुनहुआ पर्वत पर जुओक्यूबो असहाय होकर ये यून को बिना किसी चोट के पीछे हटते हुए देखता रहा। उसका रक्त तूफान पर था और उसकी आंखों में रक्त पिपासा की आग जल रही थी। सी युशेन अभी भी एक मृत व्यक्ति की तरह जमीन पर पड़ा था। बैंगनी वस्त्रधारी रक्षक अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। सबसे बुरी बात यह थी कि मायरीड सिटी के कई प्रसिद्ध गुट और बड़ी संख्या में योद्धा इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। उस सर्वोच्च व्यक्ति ने ये यून को सबके सामने भागने दिया। मायरीड इमॉर्टल पवेलियन के चेहरे पर एक कनिष्ठ व्यक्ति ने बेरहमी से थप्पड़ मारा था। किन झेंगयांग, जुओक्यूबो ने नगर स्वामी किन को घूरते हुए ठंडी निगाहों से कहा, आज जो कुछ हुआ है मैं उसकी सूचना मंडप स्वामी को दूंगा। ये यून चाहे जहां भी भाग जाए, मेरा अमर मंडप उसे नष्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अगर तुम अब भी उसकी रक्षा करना चाहते हो तो इसका मतलब है कि तुम खुलेआम अमर मंडप के दुश्मन बन गए हो। नगर स्वामी किन ने व्यंग्यपूर्ण भाव से कहा, एक ऐसे रसायन शास्त्री के रूप में जो अभी अभी सर्वोच्चता के स्तर तक पहुंचा है, तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? बस तथ्य बता दो, और हाँ, उस अपाहिज को अपने साथ लेकर जल्दी से भाग जाओ। और अगर मेरा वह निकम्मा बेटा आज सही सलामत नहीं लौटा तो मैं खुद आकर उसे ले जाऊंगा। हालांकि मायरीड इमॉर्टल पवेलियन एक विशाल संरचना थी, फिर भी नगर स्वामी किन इससे क्यों डरेंगे? इसके अलावा सी युशेन ने ये यून के साथ एक समझौता किया था। वहां मौजूद सभी लोगों ने इसे सुना था। जब तक नगर स्वामी किन सी युशेन को ये यून को ले जाने से नहीं रोकते, तब तक मायरीड इमॉर्टल पवेलियन को किन वुफेन को रिहा करना ही होगा। भले ही सी युशेन अब अधमरा हो, समझौते का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। जुओक्यूबो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने हाथ हिलाते हुए अपने साथियों से कहा, युवा स्वामी और उनके रक्षक को साथ ले चलो। हम जा रहे हैं। वहां और अधिक रुकने से उपस्थित लोगों द्वारा और अधिक उपहास ही सहना पड़ता। जुओक्यूबो को यह स्पष्ट था कि आज जो कुछ भी हुआ वह शीघ्र ही मायरीड सिटी या यहां तक कि पूरे एम्पायरियन हेवन में फैल जाएगा, जिससे मायरीड इमॉर्टल पवेलियन हंसी का पात्र बन जाएगा। जुओक्यूबो और उसके साथियों को बेबस होकर जाते देख नगर स्वामी किन ने राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वुक्सिया, ये उन बड़ी दृढ़ता और सावधानी से काम लेता है। वह निश्चित रूप से असंख्य अमर मंडप के पीछा करने से बच जाएगा। साथ ही अपनी शक्ति के बल पर वह किसी सर्वोच्च योद्धा के हमले से भी बच सकता है। हालांकि असंख्य अमर मंडप में कई सर्वोच्च योद्धा हैं, लेकिन उसका साम्राज्य विशाल है और उसके कई शत्रु हैं। वह अपने सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों को ये यून का पीछा करने के लिए नहीं भेज सकता। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने हल्के से सिर हिलाया। नगर स्वामी किन की यह बात सुनकर उसे राहत महसूस हुई। वैसे तुम्हारा ये दोस्त मुझे हर बार बहुत हैरान कर देता है। हाँ, नगर स्वामी किन ने हंसते हुए कहा। कोमल घूंघट के नीचे राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के सुंदर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। मैं भी यही सोचती हूँ। वह हर बार मुझे आश्चर्यचकित कर देता है। इस बार ये यून की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, जो राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की अपेक्षा से कहीं अधिक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जब से उसने 10,000 परिलोक स्वर्ग छोड़ा है, ये उनकी साधना गति और भी तेज हो गई है। चलो चलें, परी यूकिन ने अपनी दासी से कहा। वह सफेद पोशाक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। हालांकि ये यून की अद्भुत प्रतिभा को देखकर शांत स्वभाव वाली परी यूकिन अचानक निराश हो गई। उसे हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया था, लेकिन ये यून के सामने वह कुछ भी नहीं थी। यहाँ तक कि सी युशेन भी ये यून के आगे झुक गया था। एक समय वह बेहद उत्साही और सफल था, लेकिन अब उसे मृत्यु से भी बदतर जीवन का सामना करना पड़ रहा था। उस दिन के बाद ये यून निश्चित रूप से मायरीड सिटी में प्रसिद्ध हो जाएगा।
हर कोई जान जाएगा कि ये यून वैसा नहीं था जैसा उन्होंने पहले सोचा था। वह न केवल एक प्रतिभाशाली रसायनज्ञ था बल्कि उत्कृष्ट मार्शल कला का भी माहिर था। जो गुची यून को आसानी से हथियाने लायक मांस का टुकड़ा समझ रहे थे, उन्हें काफी बड़ा झटका लगने वाला था। गॉड एडवेंट टॉवर एक ही बार में सैकड़ों हजारों मील की दूरी तय करने के बाद एक दूरस्थ पर्वतीय घाटी में उतरा। पर्वतीय घाटी के बाहर हल्की धुंध छाई हुई थी, लेकिन अंदर आसमान बिल्कुल साफ था। आसमान से उन्हें एक विशाल और शांत झील दिखाई दी जो हरे भरे जंगल के बीच एक रत्न की डिस्क जैसी लग रही थी। वहां कमल के फूल खिले हुए थे, जिससे एक अद्भुत दृश्य बन रहा था। झील के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था जिस पर बांस का बना एक खूबसूरत घर था। झील के किनारे एक मंडप था और बजरी से बने रास्ते थे। तुम्हारी यह जगह सचमुच एकांत और शांत है, ये यून ने जगह का जायजा लेते हुए संतुष्टि भरे स्वर में कहा। डोंग शियाओवान ने धीरे से मुस्कुराया। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में जेडवेव संप्रदाय के लोगों को भी जानकारी नहीं थी। यह बेहद गुप्त स्थान था। युवक, ये बहुत अच्छा है कि आप इससे संतुष्ट हैं। आपने मेरी जान बचाई और मेरे पास आपका एहसान चुकाने का कोई तरीका नहीं है। आपकी थोड़ी सी मदद कर पाना मुझे बहुत खुशी देता है, डोंग शियाओवान ने कहा। ठीक है, ये यून ने पूरे पर्वतीय घाटी में अपनी दृष्टि फैलाते हुए सिर हिलाया। लेकिन अब हमें असंख्य अमर मंडप के प्रति सतर्क रहना होगा। आपकी छलावरण व्यवस्था बहुत सरल है, मुझे इसे थोड़ा और मजबूत करना होगा। ये यून ने दिव्य रसायन शास्त्री के नोट से सरणी के बारे में काफी कुछ सीखा था। अब वह उस ज्ञान का उपयोग यहाँ कर सकता था और अपनी स्थानिक क्षमताओं का भी लाभ उठा सकता था। उसने पूरी पर्वत घाटी को घेर लिया, जिससे आसपास का स्थान विकृत हो गया। उसने इसे एक स्वतंत्र छोटी दुनिया में बदल दिया जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग थी। इसलिए यदि कोई सर्वोच्च शक्ति इस पर्वतीय घाटी में आ भी जाए तो पूर्व जानकारी के बिना उन्हें इस क्षेत्र में कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। डोंग शियाओवान ये यून के तरीकों से चकित थी। वह काफी जानकार थी और समझ गई थी कि ये यून क्या कर रही है। युवा स्वामी, आपने एक स्वतंत्र छोटी दुनिया खोल दी। एक स्वतंत्र स्थान खोलना तो कई सर्वोच्च शक्तियों के बस की बात भी नहीं थी। यह जरूरी नहीं कि स्थिर हो, लेकिन कुछ दशकों तक चलने में कोई समस्या नहीं होगी। ये यून इन वर्षों में स्थानिक आयाम नियमों का अभ्यास कर रहा था। अनजाने में ही उसने इस स्तर तक साधना कर ली थी। वह स्वयं एक छोटी दुनिया खोलने के बेहद करीब था। इसके बाद ये यून लिंगशी एर को गॉड एडवेंट टॉवर से बाहर ले गया और उसे बांस के घर में रख दिया। उसमें 3 कमरे थे। लिंगशी एर को एक कमरा दिया गया जबकि ये यून ने दूसरा कमरा ले लिया। डोंग शियाओवान और रू एर ने आखिरी कमरा साझा किया। पर्वतीय घाटी में प्राकृतिक रूप से कई आध्यात्मिक पौधे और फल उगते थे। डोंग शियाओवान और रू एर उनमें से कुछ इकट्ठा करने गए और रात में बांस के घर से धुआं निकलने लगा। ये यून झील के किनारे बने मंडप में ठंडी हवा का आनंद लेते हुए बैठा था। उसने घर के आगे और पीछे काम कर रही दोनों लड़कियों को देखा। वे खाना बनाने के लिए आग जला रही थी और धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। उसने मायरीड इमोर्टल पवेलियन को बहुत नाराज कर दिया था, लेकिन लिंगशी एर को बचाने के लिए उसे मायरीड सिटी लौटना ही था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दूसरों के अत्याचार सहता रहे। वह धीरे धीरे मायरीड इमोर्टल पवेलियन से हिसाब चुकता करेगा और इस दौरान ये यून ने और अधिक साधना करने की योजना बनाई। अपनी शक्ति बढ़ाकर वह असंख्य अमर मंडप का सामना पहले कर सकता था। पर्वत घाटी और झील के किनारे का वातावरण शांत था। आध्यात्मिक ऊर्जा की भी कोई कमी नहीं थी। यह एकांत साधना के लिए वास्तव में एक उत्तम स्थान था और ऐसे शांतिपूर्ण स्थान में रहना ये यून की आत्म साधना के लिए अत्यंत लाभकारी था। लेकिन उससे पहले ये यून की कुछ और ही योजनाएं थीं। वह जेडवेव संप्रदाय की विश्व पत्थर खदान का दौरा करना चाहता था। वह उस रहस्यमयी भूमि को देखना चाहता था जिसने डोंग शियाओवान को नुकसान पहुंचाया था। शियाओवान, मेरे साथ जेडवेव संप्रदाय की विश्व पत्थर की खान में चलने की तैयारी करो। मैं उस परित्यक्त खंडहर के पीछे छिपे रहस्यों को जानना चाहता हूं जिसके कारण तुम बीमार पड़ी हो। क्या? युवा स्वामी, डोंग शियाओवान घबरा गई। उस परित्यक्त खंडहर को जेडवेव संप्रदाय ने सील कर दिया था। संप्रदाय ने किसी को भी उसके पास जाने या संप्रदाय के बाहर उसके बारे में बात करने से मना किया था। अब यह अफवाह फैल चुकी थी कि यह एक शापित भूमि है। यहाँ प्रवेश करते ही शापित हो जाते हैं और डोंग शियाओवान इसका सटीक उदाहरण थी। युवक स्वामी, उस वीरान खंडहर में कोई खजाना नहीं है। वहाँ केवल दुर्भाग्य और अभिशाप है। युवक स्वामी, आप में असाधारण शक्ति हो सकती है, लेकिन बेहतर होगा कि आप ऐसी अनजान जगह पर न जाएं। अगर आप किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ गए तो मैं। डोंग शियाओवान ने ये कहते ही रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। ये यून जो करना चाहता था उसे कमतर आंकने का उसे कोई हक नहीं था, लेकिन अनजाने में ही डोंग शियाओवान को उसके लिए एक अजीब सी चिंता महसूस हो रही थी। शायद ये भावनाएं उसके मन में तब पैदा हुई जब वह निराशा के उस अंधकार में संसार से जागी और उसे एहसास हुआ कि इसी युवक ने उसकी जान बचाई थी। कोई बात नहीं, मैं सावधान रहूंगा। ये यून ने डोंग शियाओवान को देखकर मुस्कुराया। उसे यह आशंका सता रही थी कि इस परित्यक्त प्राचीन खंडहर में कुछ अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। अध्याय 1172 विशाल शहर। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। ये यून द्वारा सी युशियन को अपन करने और जुओक्यूबो के बराबर का दर्जा हासिल करने की खबर रातों रात तेजी से फैल गई। इस खबर से मायरीड इमोर्टल पवेलियन क्रोधित हो गया और उसने ये यून की तलाश में भारी भरकम इनामों के साथ नोटिस जारी कर दिए। ये यून के सिर का इतना बड़ा इनाम देखकर कई योद्धा लालच में आ गए। हालांकि अगर उन्हें प्रलोभन भी होता तो भी वे अपने जीवन को अधिक महत्व देते थे। ये यून की शक्ति सबके सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो चुकी थी। युद्ध में उपस्थित योद्धाओं के विवरण से यह निर्धारित हुआ कि केवल सर्वोच्च साधना स्तर या उससे ऊपर के योद्धा ही यून से युद्ध करने के योग्य थे।
जहां बाहरी दुनिया में चहल पहल मची हुई थी, वहीं ये युन ने पर्वतीय घाटी में झील के किनारे शांतिपूर्ण दिन बिताए। युवा स्वामी, चाय पीजिए। डोन शियाओवान ने ये युन को एक कप ताजगी भरी चाय परोसी, जो एक मंडप में पड़ और ध्यान कर रहे थे। चाय की ताजगी भरी सुगंध देर तक बनी रही और उसका रंग हरा जैद जैसा था। एक घूंट चाय पीने के बाद उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, शानदार चाय। इस पहाड़ी घाटी की स्पिरिट वाकई लाजवाब है। धन्यवाद, युवा स्वामी। डोन शियाओवान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन भीतर ही भीतर वह खिले हुए फूलों की तरह प्रसन्न थी। उसकी मुस्कान ने आसपास के दृश्य को फीका कर दिया। ये युन ने चाय का प्याला नीचे रखा और कहा, मैं आज प्राचीन खंडहर देखने जाऊंगी। पिछले कुछ दिनों में डोन शियाओवान ने ये युन को प्राचीन खंडहर के अंदरूनी हिस्सों का बहुत विस्तार से वर्णन किया था, और कुछ दिनों के आराम के बाद ये युन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। प्राचीन खंडहर हर मोड़ पर खतरों से भरा था, हर काम सावधानी से करना था। अपनी वर्तमान स्थिति में वह खंडहर की ओर जाने के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार था। युवा स्वामी, क्या आपको सचमुच मेरी जरूरत नहीं है? डोन शियाओवान ने चिंता से पूछा। उसके बगल में बैठी रुए ने अपने होंठ दबाए रखे और एक शब्द भी नहीं बोली। उसकी ताकत औसत दर्जे की थी, इसलिए खंडहर में उसका कोई काम नहीं था। उसके लिए बेहतर यही था कि वह यहीं रुककर लिंग शिये की देखभाल करे। कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। अगर तुम जाओगे तो शायद तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़ जाए। ये युन ने उठते हुए कहा, मैं शिएर को तुम्हारे हवाले करता हूँ। मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, ये युन का शरीर प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया। पलक झपकते ही वह पर्वत घाटी के चारों ओर बने सुरक्षा घेरे से गायब हो गया। पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर लिया था। केवल इसी के दम पर वह लिंग शिएर और दोनों लड़कियों को पीछे छोड़कर निश्चिंत हो सकता था। पब फ्यूचर एड्स। प्राचीन खंडहर पर्वतीय घाटी से 50,000 किलोमीटर से भी अधिक दूर था, लेकिन जब से ये युन ने गहन स्थानिक आयाम नियमों की समझ प्राप्त की थी, उसकी गति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। एक सामान्य दाव पहले स्तर का योद्धा इस दूरी को तय करने में 2 दिन लगा था, लेकिन ये युन इसे आधे दिन में ही कर सकता था। इस इलाके की रखवाली करना वाकई डरावना है। हजारों किलोमीटर तक फैली एक काली पर्वत श्रृंखला में, जहां किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं थी, कुछ योद्धा एक टेलीपोर्टेशन सरणी के आसपास के क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे। ये योद्धा जेडवेर संप्रदाय की वर्दी पहने हुए थे। जेडवेर संप्रदाय द्वारा उस स्थान को सील करने का आदेश दिए जाने के बाद वे ही एकमात्र ऐसे लोग बचे थे जो टेलीपोर्टेशन सरणी की रक्षा कर रहे थे और दूसरों को प्रवेश करने से रोक रहे थे। हालांकि उस जगह से एक भयावह वातावरण निकल रहा था और उसमें भयानक अभिशाप व्याप्त थे, इसलिए ये योद्धा भयभीत मन से पहरा दे रहे थे। शायद ही कोई इतना मूर्ख होगा जो इस क्षेत्र में घुसपैठ करे। अंदर बुरी शक्तियां मौजूद हैं, दूसरे योद्धा ने जवाब दिया। हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसने आसपास की युआनची में अचानक बदलाव महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कोई बर्फीली आंधी उनके पास से गुजर रही हो, जिससे वह ठंड से कांपने लगा। ओह, क्या आपको वह महसूस हुआ? मुझे यह महसूस हुआ। पीले चेहरे वाले योद्धाओं ने एक दूसरे को निगाहों से देखा। इस बारे में बात न करें। बस करो। ये युन को इस बात का एहसास नहीं था कि योद्धाओं के पास से गुजरते समय उसके द्वारा उत्पन्न युआनची के उतार चढ़ाव ने उनके मन में अजीबोगरीब विचार पैदा कर दिए थे। वह पहाड़ की ढलान पर कहीं जा गिरा। जेडवेर संप्रदाय की विश्व पत्थर की खान पर्वत श्रृंखला में स्थित थी, लेकिन उसमें स्थित घाटी एक खाली मैदान जितनी चौड़ी थी। घाटी के दोनों ओर की पर्वत चोटियां ऊंचे काले टावरों जैसी दिखती थीं, मानो वे पूरे क्षेत्र को घेरे हुए हों। जेडवेर संप्रदाय द्वारा खदान को पहले ही सील कर दिया गया था, लेकिन डोन शियाओवान के निर्देशों के साथ यही उनको पता था कि प्रवेश कैसे करना है। उसने कुछ हस्त मुद्राएं बनाई और तुरंत ही शांत पड़ी खदान में हलचल मच गई और एक प्रवेश द्वार खुल गया। ये युन ने प्रवेश द्वार को देखा और बिना किसी झिझक के अंदर प्रवेश कर गया। ये युन के प्रवेश करने के बाद प्रवेश द्वार कांप उठा और फिर गायब हो गया। पब फ्यूचर एड्स। और यह सब पहरे पर तैनात योद्धाओं की नजर में नहीं आया। खदान में कुछ देर खोजबीन करने के बाद ये युन को आखिरकार वह स्थान मिल गया जहां डोन शियाओवान के वर्णन के अनुसार प्राचीन खंडहर स्थित था। प्राचीन खंडहर में प्रवेश करते ही ये युन को अशांत ऊर्जा और तीव्र ठंड का अनुभव हुआ। तापमान इतना कम था कि पानी की बूंदों के तुरंत जम जाने की बात कहना भी कम पड़ता। हालांकि जमीन पर बर्फ नहीं थी, केवल धूसर बजरी थी। दूर दूर तक वनस्पति का कोई नामोनिशान नहीं था। वहां घोर ठंड, सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था, मानो वह एक वीरान दुनिया हो, सूरज की रोशनी से बिल्कुल अलग थलग। उस जगह पर जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था, बस बर्फीली खामोशी छाई हुई थी। ये युन अपने आसपास के वातावरण पर पैनी नजर रखे हुए था। साथ ही ठंड से बचने के लिए वह अपनी ऊर्जा का संचार कर रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे अचंभित कर दिया। उसके सामने एक मैदान पर बना एक विशाल शहर था। सब कुछ बेहद विशाल था। वहां ऊंची ऊंची इमारतें और चौड़े रास्ते थे। ये युन एक सुनसान घर के सामने खड़ा था और उसे महसूस हो रहा था कि वह मुख्य दरवाजे की ऊंचाई का एक छोटा सा अंश मात्र है। यह साधारण सा घर का दरवाजा किसी विशाल शहर के दरवाजे जैसा लग रहा था। इस शहर में ये युन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक चींटी के आकार का हो गया हो। ऐसे शहर की तुलना में बगल में स्थित काली पर्वत चोटियां सचमुच शहर की दीवारों जैसी दिखती थीं। ये युन को तो ऐसा लगा मानो वे वास्तव में पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं, बल्कि घिसी पिटी शहर की दीवारें हों। जीर्ण शीर्ण शहर की दीवारें जो पर्वत श्रृंखला में तब्दील हो गईं। ऐसा भव्य शहर वास्तव में अनसुना था। यदि ऐसा था तो हजारों किलोमीटर तक फैली पर्वत श्रृंखला ही उस प्राचीन खंडहर की परिधि होगी। मानव इतिहास स्वयं को दोहराता है, लेकिन दुनिया निरंतर बदलती रहती है। अनंत काल के बीतने के साथ अनगिनत शहर नष्ट हो गए या वीरान हो गए।
ऐसे प्राचीन खंडहरों का अचानक दिखना आम बात थी, लेकिन ये विशाल इमारतें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि इन्हें मनुष्यों के लिए बनाया गया था। वे किसके लिए हो सकते हैं? ये यून को धार्मिक ग्रंथों में देखे गए विवरण याद आए। प्राचीन कथाओं में विशालकाय शरीर वाली जातियों का जिक्र है। क्या इस शहर का निर्माण उन्हीं ने किया होगा? बाकी सब बातों को नजरअंदाज करते हुए ये यून का सामना पहले भी एक कांस्य दैत्य से हो चुका था। वह एक कदम से पहाड़ों को समतल कर सकता था। यद्यपि उसके सामने का शहर बहुत बड़ा था, फिर भी आकाश में समाये उस कांस्य दैत्य के सामने वह मात्र एक खिलौना ही होता। असमंजस में डूबी यून शहर में चलती रही। ये पता नहीं चल पा रहा था कि शहर कितने समय से वीरान पड़ा था। पूरा शहर खाली था और केवल यून के कदमों की आहट गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अंतरिक्ष और समय के पार चला गया हो। वह अपने आसपास की हर चीज का अवलोकन करते हुए बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि को लगातार सक्रिय रखे हुए था। लगभग 1 घंटे चलने के बाद यून का दिल अचानक कांप उठा और वह अत्यंत सतर्क हो गया। उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह कांप उठा। ऊर्जा दृष्टि में सब कुछ नीरस रेखाओं में बदल गया था। हालांकि इन रेखाओं के नीचे यून ने चमकीले बिंदुओं की पंक्तियां देखी, लेकिन करीब से देखने पर यून को एहसास हुआ कि ये चमकीले बिंदु आंखें थीं। हर आंख एक विकृत मानव चेहरे की थी। आंखें घनी तरह से एक दूसरे से सटी हुई थीं और सभी जमीन के नीचे छिपी हुई थीं। अध्याय 1173 प्राचीन मकबरे की सुंदर आकृति। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। ये है। यून ने तुरंत अपनी शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार निकाल ली। विकृत मानव चेहरे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे यून ने डोन शियाओवान के शरीर में देखे थे। इसमें कोई शक नहीं कि डोन शियाओवान पर इनमें से किसी एक का साया था। हालांकि यून के पास बैंगनी क्रिस्टल था जो इन दुष्ट शक्तियों को दबा सकता था, फिर भी हजारों, बल्कि शायद दसियों हजारों दुष्ट शक्तियां जमीन के नीचे छिपी हुई थीं। अगर वे सभी एक साथ उस पर हमला कर दें तो चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या उसका अंत निश्चित नहीं होगा? वह अनिच्छा से पीछे हटा, लेकिन कुछ ही कदम चल पाया था कि रुक गया। उसने महसूस किया कि जमीन के नीचे छिपे चेहरे हिल नहीं रहे थे। कुछ चेहरों पर भयानक भाव थे, जबकि कुछ गहरी नींद में थे। उनके चेहरे धूसर सफेद थे और आंखें कसकर बंद थीं। कुछ के चेहरे तो सूखे शव की तरह झुर्रियों से ढके हुए थे। यून ने एक पल सोचा, फिर अपनी सांस रोककर दूरी कम करने की कोशिश की। वह धीरे धीरे आकाश से नीचे की ओर बढ़ने लगा। उसने एक विशाल इमारत का चक्कर लगाया और अंततः उस क्षेत्र को देखा जहां ये दुष्ट शक्तियां छिपी हुई थीं। यह एक ऐसा कब्रिस्तान था जो क्षितिज तक फैला हुआ था। वहां धूसर रंग की चट्टानें थीं जो टूटी हुई कब्रों के अवशेष थीं। चारों ओर टूटी हुई शिलाएं बिखरी पड़ी थीं, जिनमें से कुछ आधी दबी हुई थीं। कब्रों पर लिखे शब्द मिट चुके थे, जिससे उनकी तिथि का निर्धारण करना असंभव था। उस विशाल जीर्ण शीर्ण शहर में एक परित्यक्त कब्रिस्तान था जिसमें प्राचीन कब्रों के भीतर बुरी शक्तियां मंडरा रही थीं। यून को पूरी स्थिति संदिग्ध लगी। यहाँ क्या हुआ था? उस समय यून कब्रिस्तान से 1000 मीटर ऊपर हवा में उड़ रहा था। हालांकि वह उस क्षेत्र का पूरी तरह से जायजा लेना चाहता था, लेकिन नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह बहुत बड़ा जोखिम था। अगर दुष्ट शक्तियां सामूहिक रूप से जागृत होकर उस पर हमला कर देती तो वह पूरा का पूरा निगल लिया जाता, खून की एक बूंद भी नहीं बचती। लेकिन अगर वह चला ही जाता तो फिर इस खंडहर में आने का क्या मतलब रह जाता? यून दुविधा में थी। पर फ्यूचर एड्स। उसे अच्छी तरह पता था कि समझदारी इसी में है कि वह चला जाए। उस समय यहाँ रहने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था, जैसा कि डोन शियाओवान ने कहा था। यहाँ बस अजनबीपन और अभिशाप ही थे। हालांकि यून को यह आशंका सता रही थी कि अगर वह अभी चला गया तो वह किसी बड़ी चीज से चूक जाएगा। यून काफी देर तक हवा में मंडराता रहा, फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वह अत्यंत सावधानी से 1-1 फुट करके नीचे उतरा। उसे जमीन तक आधे रास्ते तक पहुंचने में कुल 15 मिनट लगे। हालांकि उसी क्षण यून ने कुछ ऐसा देखा जिससे वह घबरा गया। उसने एक सफेद वस्त्रधारी महिला को अंतहीन धूसर रंग के कब्रिस्तान में एक जर्जर कब्र के सामने शांति से खड़े देखा। वह देखने में लगभग 20 वर्ष की लग रही थी और उसमें किसी विशेषज्ञ की आभा नहीं थी। इस लिहाज से वह एक साधारण इंसान जैसी थी, लेकिन उसका स्वभाव किसी दिव्य देवदूत जैसा था। वह किसी हिमखंड पर खिले हुए फूल की तरह थी, एकांतप्रिय और गरिमा में। इसी वजह से कोई भी उसके अपमान का विचार नहीं कर सकता था। वह कौन है? यून के मन में भावनाओं का उथल पुथल मच गया। वह बुरी शक्तियों से खुद को बचाने के लिए पूरे कब्रिस्तान पर सावधानीपूर्वक नजर रख रहा था, लेकिन उसने इस महिला को नहीं देखा था। वह महिला मानो कहीं से अचानक प्रकट हुई हो, लेकिन उसके शांत और सौम्य व्यवहार से ऐसा लग रहा था मानो वह हमेशा से वहीं खड़ी थी और समय के बड़े बड़े दौरों का अनुभव कर रही थी। क्या वह भूत थी? यून नीचे उतरना बंद करके उस स्त्री को ध्यान से देखने लगा। उसने अपनी पूरी युवांची ऊर्जा उसमें प्रवाहित कर ली। बुरी शक्तियों से भरे कब्रिस्तान के बीचों बीच अचानक सफेद वस्त्र पहने एक स्त्री का प्रकट होना किसी के लिए भी शांत रहना मुश्किल बना देता। हालांकि उस महिला का स्वभाव अलौकिक था, मानो वह स्वर्ग से आई कोई दिव्य देवी हो। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि उस भूमि की असामान्यताओं से उसका कोई संबंध नहीं था। तुम नीचे आ सकते हो। यहाँ की बुरी शक्तियां तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मैं भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। महिला ने धीमी आवाज में बात की। उसकी आवाज अलौकिक और मधुर थी, मानो स्वर्ग से कोई अमर धुन आ रही हो, लेकिन वह एक प्राचीन भाषा का प्रयोग कर रही थी जिसे यून ने पहले कभी नहीं सुना था। इससे भी अजीब बात यह थी कि वह उसकी कही हर बात समझ पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आवाज उसके मन तक पहुंचते ही उसे उसका अर्थ तुरंत समझ आ गया हो। यून एक पल के लिए झिझका। ऐसी विचित्र परिस्थिति का सामना करने के बाद कोई भी समझदार व्यक्ति उस महिला की बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करेगा। हालांकि यून की अंतरात्मा ने उसे बताया कि वह महिला कोई बुरी शक्ति नहीं थी। यह उसके ऑरा और बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से दिखाई देने वाले प्रतिबिंब दोनों से स्पष्ट था।
ये यून ने गहरी सांस ली और अपनी शुद्धयान की टूटी हुई तलवार को कसकर पकड़ लिया और सफेद कपड़े पहनी महिला से लगभग 100 फीट दूर जा गिरा। उस स्त्री के शरीर से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने तारों और चांदनी के सार को समाहित कर लिया हो। उसका वस्त्र बर्फ की तरह सफेद था, जो उसके आसपास की धूसर दुनिया से बिल्कुल अलग था। इस प्रकार हालांकि वह एक सुनसान कब्रिस्तान के बीच में खड़ी थी, यही उनको ऐसा महसूस हुआ मानो वह दुनिया से अलग किसी वैकल्पिक अंतरिक्ष समय आयाम में हो। उस स्त्री ने असीम दिव्य प्रकाश से जगमगाती आंखों से ये यून की ओर देखा। ये यून को देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। उसी समय एक स्पष्ट और ठंडी आवाज ये यून के कानों में पड़ी। तुम्हारी आभा जानी पहचानी सी लगती है, परिचित। पब फ्यूचर एड्स। ये यून को पूरा यकीन था कि वह उस रहस्यमयी महिला को नहीं जानता था। महिला ने शांत होते हुए धीरे से कहा, यह बस किसी जानी पहचानी सी चीज का हल्का सा एहसास है, लेकिन आप उसे नहीं जानते होंगे, इसलिए चिंता न करें। उस महिला के शब्दों ने ये यून को शुरू से अंत तक स्तब्ध कर दिया। हालांकि उनका मानना था कि उनके सामने खड़ी महिला की साधना का स्तर अथाह था। उनके प्रति उसकी आत्मीयता का भाव किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकता था। आखिर यह आत्मीयता का भाव कहां से उत्पन्न हुआ होगा? वरिष्ठ, मुझे आश्चर्य है कि कौन? ये यून ने हाथ जोड़कर पूछा। वह महिला ऐसी लग रही थी मानो हवा के साथ कभी भी अपने मूल स्थान पर लौट सकती हो। वह इस दुनिया की नहीं लग रही थी। ये यून को यह भी नहीं पता था कि वह इंसान है या नहीं। आपको मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। सफेद कपड़े पहनी महिला ने सिर हिलाया। आपकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, फिर भी आप इस कब्रिस्तान के नीचे छिपे रहस्यों को भांप सकते हैं। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि कैसे। सफेद पोशाक वाली महिला के बोलते ही ये यून का दिल जम गया। उस महिला ने एक नजर में ही उसकी उम्र का सही अंदाजा लगा लिया था और उससे एक ऐसा सवाल पूछा जो उसने अब तक छुपा रखा था। ये यून को लगा जैसे वह महिला उसे पूरी तरह से समझ चुकी है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। बस ऐसा लगता है कि आपको कुछ अनोखे अनुभव हुए हैं। उन्हीं अनुभवों और आपकी मेहनत के फलस्वरूप आपकी शक्ति आपके स्तर के अन्य योद्धाओं से कहीं अधिक प्रतीत होती है। आप मुझे किसी की याद दिलाते हैं। वरिष्ठ, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये यून ने अपनी सांस रोक ली। उस महिला की तीक्ष्ण अंतर्ज्ञान शक्ति ने उसे बेचैन कर दिया, मानो वह सब कुछ देख सकती हो। वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। ये यून को अचानक एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसे अनगिनत विशेषज्ञ हैं जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं है। उनका ज्ञान उसकी कल्पना से कहीं अधिक है। ये यून की बात सुनकर सफेद कपड़े पहनी महिला ने हल्की सी आह भरी। उसकी आंखें मानो कहीं दूर देख रही थी, मानो वह गहरी सोच में डूबी हो। मैं किसी को जानती हूँ। तुम उससे बहुत मिलते जुलते हो। उद्धरण चिन्ह उसे। ये यून ने थोड़ा भौहें से कुड़ी। सफेद वस्त्रधारी महिला के शब्दों में रहस्य छिपा था। पहले उसने उसका जिक्र किया और अब उसका। ये यून पूरी तरह असमंजस में थी कि सफेद वस्त्रधारी महिला किसका जिक्र कर रही है। मेरा नाम डिवाइन ड्रीम है। सफेद कपड़े पहनी महिला ने अचानक अपना नाम बताया और फिर बेपरवाही से मुड़ गई। ये यून क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। उसने पहले सोचा था कि वह उसे अपना नाम नहीं बताएगी, लेकिन उसने अचानक ही उसे अपना नाम बता दिया। दिव्य स्वप्न। उसने जिन प्रामाणिक ग्रंथों को पढ़ा था उनमें उसे ऐसा कोई नाम याद नहीं आया। अध्याय 1174 राक्षसों पर विजय। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। वरिष्ठ महोदय, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये यून सफेद वस्त्रधारी महिला के पीछे पीछे चली। वरिष्ठ महोदय, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह स्थान क्या है और यहाँ क्या दबा हुआ है? सच कहूं तो मेरी एक सहेली पर एक प्रेत का साया पड़ गया है। अब चाहे वह कुछ भी कर ले, उसकी साधना में कोई प्रगति नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, वह प्रेत उसकी शक्ति को भी सोख रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस शाप का निवारण कैसे किया जा सकता है। ये यून को आभास हो गया कि सफेद वस्त्रधारी महिला जाने ही वाली है। उसने तुरंत अपने मन में उठने वाले सारे सवाल पूछ लिए, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह अपना मौका खो देगा। ओह, आप यहाँ एक दोस्त को बचाने आए हैं? सफेद कपड़े पहनी महिला ने थोड़ा रुककर पूछा। यह एक कारण है, साथ ही ये जानने की जिज्ञासा भी है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये यून ने ईमानदारी से कहा। सफेद वस्त्रधारी महिला काफी देर तक चुप रहने के बाद बोली, इतिहास अनियमित रूप से बदलता रहता है। समय कई चीजों को मिटाने के लिए काफी है। जिस भूमि पर आप अभी हैं वह कभी एक प्राचीन जाति के गुलामों द्वारा बसाया गया शहर हुआ करती थी। आपके लोग इस प्राचीन जाति को पूर्वज देवता कहते हैं। पूर्वज देवता? ये यून का दिल चौंक उठा। वे कैसे दिखते हैं? उनके शरीर पीतल से बने प्रतीत होते हैं। उनकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से लेकर 500 या 5000 किलोमीटर तक होती है। वे धरती को कुचल सकते हैं और तारों को चूर चूर कर सकते हैं। वास्तव में ये यून को एहसास हुआ कि उसने पहले जो कांसे के विशालकाय रूप देखे थे वे पूर्वज देवता थे। एजियोर वुड ग्रेट वर्ल्ड में उनमें से एक को करोड़ों वर्षों के लिए सील कर दिया गया था। वह एक अत्यंत दुर्बल कांसे दैत्य था, लेकिन वह आसानी से फेलिसिस रेन लॉर्ड और कई अन्य शक्तिशाली डिवाइन लॉर्ड्स को कुचल सकता था। वह दृश्य ये यून की स्मृतियों में अंकित रहा। दरअसल बहुत समय पहले निचले लोक में ये यून ने दूसरी बार शुद्ध यान तलवार महल का दौरा किया था। वहां उसने तलवार आत्मा को पूर्वज देवताओं का उल्लेख करते हुए सुना था। तलवार आत्मा ने उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन किया जहां 12 दिव्य स्वर्ग स्थित हैं, और बताया कि कैसे स्वर्गीय मार्ग और पूर्वज देवता अराजकता से उत्पन्न हुए। 12 दिव्य स्वर्गों में उनका इतिहास इतना गहन था कि उसे एक संक्षिप्त कहानी में समेटना संभव नहीं था। और तियान युआन दुनिया उन पात्रों में से एक थी जिसने पूर्वज देवताओं के राजा को सील कर दिया था। कांसे के दानव के सेवक? तो क्या ये सोते हुए मानव चेहरे कांसे के दानव के सेवक हैं? ये इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह सकते हैं? अगर वे जाग गए तो क्या कोई आपदा आ जाएगी? अंदर जाकर ये यून स्तब्ध रह गया।
असंख्य दिव्य क्षेत्र के नीचे इस तरह का खंडहर देखकर वह दंग रह गया। यदि हजारों सेवकों को छोड़ दिया गया तो क्या वे असंख्य दिव्य क्षेत्र में नरसंहार कर देंगे? सफेद वस्त्रधारी महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, ये सेवक उतने शक्तिशाली नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये तो केवल निम्न श्रेणी के सेवक हैं जिन्होंने पूर्वज देवताओं के लिए नगर और समाधि स्थल बनाए थे। इनके इतने लंबे समय तक जीवित रहने का कारण यह है कि इन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया है और आध्यात्मिक सत्ता के रूप में जीवित रहते हैं। फिर वे अपने आध्यात्मिक शरीर को रक्त की बर्फ में सील कर देते हैं, जिससे उनका अस्तित्व उसी अवस्था में स्थिर हो जाता है। तुम्हारी सहेली साधना इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके अंदर मौजूद राक्षसी सेवक उसकी युवांची को सोख रहा है और उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। ये शैतानी सेवक इतने भयानक नहीं है, आप अकेले ही इनसे निपट सकते हैं। अगर यहाँ दफन हजारों शैतानी सेवक भाग भी जाएं, तो भी वे ज्यादा हलचल नहीं मचाएंगे। कोई ना कोई जरूर आएगा और उनसे निपट लेगा। अगर आप अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं तो खुद करें। इसे एक प्रकार का अनुभवात्मक प्रशिक्षण समझें। उद्धरण चिन्ह। जब सफेद वस्त्रधारी महिला ने ऐसा कहा तो उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित हो गया जो गायब हो गई। वरिष्ठ प्रकाश की धाराओं को गायब होते देख ही यूं अचंभित रह गया। वह कुछ निराश महसूस कर रहा था। उस महिला की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। ऐसा लगता था कि वह इस दुनिया के कई रहस्यों को समझती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह अब इस दुनिया में नहीं थी। चूंकि वरिष्ठ ने कहा है कि मैं इन राक्षसी सेवकों से निपट सकता हूं, तो चलो कोशिश करते हैं। ये यून ने मन को शांत करते हुए घनी भीड़ में मौजूद अजीबोगरीब इंसानी चेहरों की ओर देखा। किसी बात को समझने से पहले उस पर अमल करने की क्षमता होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। दुनिया का असली स्वरूप उसे स्वाभाविक रूप से तब समझ आएगा जब वह इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा कि वह हर चीज को एक नजर में देख सके। अब उसके सामने राक्षसी सेवक थे। ये यून विशाल कब्रिस्तान की सीमा के साथ साथ धीरे धीरे चलता रहा और भयावह चेहरों के साथ स्थिति का अवलोकन करता रहा। सफेद वस्त्रधारी महिला ने कहा था कि वे भयानक चेहरे आध्यात्मिक शरीर थे जिन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया था। ये यून ने यह भी पाया कि उन भयानक चेहरों को विशाल लाल बर्फ के टुकड़ों से सील किया जा रहा था। हालांकि उनका रूप रंग भयावह था, लेकिन उनमें कोई जीवंतता नहीं थी। यह अज्ञात था कि वे कितने समय से गहरी नींद में सो रहे थे। सिर्फ देखते रहने से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये यून ने सीमा पर मौजूद चेहरों में से एक को चुना और शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार को जमीन की ओर तान दिया। खून की बर्फ के अंदर खुद को बंद करके उन्होंने खुद को आसान निशाना बना लिया है। ये यून ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसी क्षण उस भयानक चेहरे को खतरे का आभास हुआ और उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उस भयानक चेहरे की आंखों के चारों ओर 2 काले छेद थे। अंदर मानो अंतहीन अंधकार के 2 क्षेत्र थे। पल भर में ये यून के दिमाग में एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी, क्योंकि वह भयानक चेहरा खून की बर्फ से निकलकर ही यून पर झपटा। ये यून की आंखें सिकुड़ गईं। कितना भयंकर राक्षसी प्राणी है। उसके भीतर अचानक घातक इरादे का विस्फोट होने से उसकी युवांची में तीव्र उछाल आया। उसी समय वह भयावह चेहरा ये यून के ठीक सामने था। वह भयानक चेहरा अजीब तरह से फुर्तीला था। वह किसी को भी चौंका सकता था, खासकर ये देखते हुए कि ज्यादातर लोग बैंगनी क्रिस्टल के बिना उसे देख नहीं सकते थे। हालांकि ये यून को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि उस चेहरे ने हमला नहीं किया। ठीक उसके सामने आने के बावजूद उस भयानक चेहरे ने अचानक एक तीखी चीख निकाली और इससे पहले कि वह उस पर वार कर पाता, वह पीछे हट गया। उस भयानक चेहरे की तीखी चीख से यून को यह आभास हुआ कि वह किसी चीज से डरा हुआ है। क्या यह उससे डर सकता है? असंभव। अगर ऐसा होता तो यह उस पर झपटने की पहल नहीं करता। वह भयावह चेहरा आशंका से यून से दूर हट गया और फिर भागने के लिए मुड़ गया। तुम भागना चाहते हो? ये यून ने दूर से नीचे की ओर वार करते हुए उस भयानक चेहरे को देखा। 3 फुट लंबी मार्ग तलवार, समय की तलवार। तलवार की किरण ने पलक झपकते ही ये यून और उस भयानक चेहरे के बीच की दूरी को कम कर दिया और बेरहमी से उसके चेहरे पर प्रहार किया। ये यून की शुद्ध यान तलवार की किरण दुष्ट इन शक्तियों के लिए अभिशाप थी। वह भयानक चेहरा केवल एक आध्यात्मिक शरीर था, इसलिए तलवार की किरण से टकराने के बाद वह आग में रखी बर्फ या हिम की तरह तुरंत पिघल गया। ये यून ने बिना समय गंवाए दूरी कम कर दी। वह भयानक चेहरा अभी भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये यून ने स्थानिक आयाम के नियमों का उपयोग करके उसे फंसाने के लिए एक छोटा पिंजरा बना दिया। ये यून को इतना करीब देखकर उस भयानक चेहरे पर भय और भी स्पष्ट हो गया। उसका आध्यात्मिक शरीर अनियमित रूप से हिलने लगा, मानो वह ये यून की ओर देखने से भी डर रहा हो। क्या तुम बैंगनी क्रिस्टल से डरते हो? ये यून को याद आया कि जब उसने डोंग शियाओवान के शरीर में मौजूद दुष्ट आत्मा की जांच की थी, तब वह भी उससे बेहद सावधान थी। उसने लगभग डोंग शियाओवान को मार ही डाला था, लेकिन उसकी वजह से वह शांत हो गई थी। जब ये यून उस विचार पर चिंतन कर रहा था, तभी अचानक उसने अपने शरीर के भीतर स्थित नीले रंग के दिव्य वृक्ष से एक घनी और जीवंत आभा का संचार होते हुए महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ देख लिया हो और आनंद से नाच रहा हो। ये यून की आत्मा नीले रंग के दिव्य वृक्ष से गहराई से जुड़ी हुई थी। उसने महसूस किया कि नीला रंग का दिव्य वृक्ष अपने सामने खड़े राक्षसी सेवक के लिए तरस रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? ये यून का दिल घबरा गया। उसे आखिरकार पता चल गया कि उस भयानक चेहरे को किस बात का डर था। सफेद वस्त्रधारी महिला के अनुसार वे भयानक चेहरे कांसे के दानवों के राक्षसी सेवक थे, जिन्हें पूर्वज देवता भी कहा जाता था। जहां तक नीले रंग के दिव्य वृक्ष की बात है, वह एक सर्वोच्च दिव्य वृक्ष था जो पूर्वज देवता को कैद कर सकता था। एजियोर वुड ग्रेट वर्ल्ड में एजियोर वुड डिवाइन ट्री ने करोड़ों वर्षों तक एक कांसे दैत्य को वश में रखा था। हालांकि अंततः वह स्वयं को मुक्त करने में सफल रहा, लेकिन जागृत एजियोर वुड डिवाइन ट्री द्वारा उसे एक बार फिर वश में कर लिया गया। अब नीले रंग के दिव्य वृक्ष का बीज उसके भीतर था। यदि राक्षसी सेवक के स्वामी को सील किया जा सकता था, तो यह स्वाभाविक ही था कि वह भी उसी भाग्य का शिकार होने से भयभीत होगा।
नीला लकड़ी का दिव्य वृक्ष उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। ये यून ने स्थानिक पिंजरे में उस भयानक चेहरे को देखा। वह डर से कांपते हुए इधर उधर हाथ पैर पटक रहा था। जैसे ही उसने अपने शरीर के भीतर नीले रंग के दिव्य वृक्ष की इच्छाओं को महसूस किया, उसने नीले रंग के दिव्य वृक्ष पर लगाए गए मानसिक प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास किया। अचानक ये यून के पीछे एक दिव्य वृक्ष का आभास प्रकट हुआ। वाह, नीले रंग की एक किरण निकली। वह एक हरा पत्ता था जो उस भयानक चेहरे के चारों ओर लिपट गया और चेहरा दर्द भरी चीखें निकाल रहा था। इसके बाद वह फट गया और अनगिनत प्रकाश के बिंदुओं में बदल गया जिन्हें दिव्य वृक्ष ने अपने अंदर समा लिया। वह भयानक चेहरा गायब हो गया और नीले रंग के दिव्य वृक्ष के पत्ते थोड़े और हरे भरे दिखाई देने लगे। अध्याय 1175 एक कठोर जागृति। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। ये है उद्धरण चिन्ह। ये यून घटनाक्रम के इस मोड़ से आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि वह जानता था कि नीला लकड़ी का दिव्य वृक्ष एक कांस्य दैत्य को नियंत्रित करने में सक्षम है, उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि नीला लकड़ी का दिव्य वृक्ष कांस्य दैत्य के सेवक को पूरी तरह से अवशोषित करने से पहले उसे सीधे युआंची में परिवर्तित कर देगा। नीले रंग के दिव्य वृक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? ये यून ने अनुमान लगाया कि माथे पर 9 रूपों वाले लाल कमल का चिन्ह धारण करने वाली रहस्यमय स्त्री ने संभवतः किसी विशेष प्राचीन भूमि से दिव्य वृक्ष को यहाँ स्थापित किया होगा। यह वृक्ष स्वभाव से ही कांस्य दैत्यों और उनके सेवकों का शत्रु था। यहाँ तक कि बैंगनी क्रिस्टल, जो महान दाव का प्रतीक था, भी जीवन से युक्त ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ था। जहां तक नीले रंग के दिव्य वृक्ष की बात है, कांस्य दैत्यों के मामले में उस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। ये यून ने अपने दांतियान में नीले रंग के दिव्य वृक्ष का अध्ययन किया। यह एक अंकुर से बढ़कर एक छोटा सा वृक्ष बन चुका था। इसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट थी और इसकी पत्तियों पर महान दाव के चित्र खुदे हुए थे। ये हरा भरा, जीवंत और ऊर्जा से भरपूर प्रतीत हो रहा था। ये यून ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। वह इस विचार पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पाया कि चूंकि नीले रंग का दिव्य वृक्ष राक्षसी सेवकों को अवशोषित करने में सक्षम था, इसलिए उसके लिए वहां एकत्रित सभी राक्षसी सेवकों को पूरी तरह से अवशोषित करना संभव था। वरिष्ठ दिव्य स्वप्न के अनुसार जिस भूमि पर राक्षसी सेवक सोते थे वह कोई खास प्रभावशाली नहीं थी। फिर भी वहां उनकी उपस्थिति ही याज्ञदेव स्वर्ग के लिए एक छिपा हुआ खतरा थी। यदि राक्षसी सेवक कभी भी दुनिया पर टूट पड़े तो इससे प्रलय आ सकती है और शायद समस्त जीवन का पूर्ण विनाश भी हो सकता है। इसके अलावा ये राक्षसी सेवक नीले रंग के दिव्य वृक्ष के लिए अत्यंत पौष्टिक थे। इन्हें अवशोषित करने से वृक्ष की वृद्धि में तेजी आ सकती थी। जब ये यून ने दाव मैनिफेस्टेशन स्तर को प्राप्त किया तब उनके 4 9 पत्ती दाव फल नीले लकड़ी के दिव्य वृक्ष से लटके हुए थे। दाव पैलेस स्तर को प्राप्त करने के बाद उनका 9 रत्न दाव पैलेस नीले लकड़ी के दिव्य वृक्ष में विलीन हो गया। इस दृष्टि से देखा जाए तो नीले लकड़ी के दिव्य वृक्ष का विकास सीधे ही यून की साधना के स्तर से संबंधित था। मन बना लेने के बाद ये यून ने एक और जर्जर कब्र पर निशाना साधा। एक ही वार में उसने कब्र को फाड़ दिया और अंदर दबी हुई खून की बर्फ देखी। शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार से लाल बर्फ के क्रिस्टल में एक दरार पड़ गई थी, लेकिन बर्फ के क्रिस्टल के अंदर कुछ भी नहीं था। यह बर्फ के क्रिस्टल से बना एक खाली ताबूत था। ये यून ने कुछ और कब्रें खोली तो उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई और वे सभी खाली थीं। जब डोंग शियाओवान जेडवेव संप्रदाय के साथ यहाँ आई थी तब उस पर एक राक्षसी वश में आ गई थी। हालांकि ऐसा लगता है कि उस दिन जागृत होने वाला वह अकेला राक्षसी वश नहीं था। अब फ्यूचर एड्स, शायद कुछ अन्य राक्षसी सेवक भी जाग उठे थे और प्राचीन खंडहर को छोड़कर चले गए थे। जब ये यून को इस बात का एहसास हुआ तो उसका दिल एकदम जम गया। ये शैतानी सेवक भागने के बाद तुरंत कोई तबाही नहीं मचाने वाले थे, लेकिन उनका भागना तय था। अभी भी वे धीरे धीरे अपनी नींद से जाग रहे थे। समय बीतने के साथ साथ अधिकाधिक राक्षसी सेवक अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेते और बाहरी दुनिया में तबाही मचाने लगते। ऐसा होना केवल मुसीबत का संकेत था। मुझे उन्हें उनकी ताकत वापस पाने से पहले ही मार डालना होगा। ये यून ने एक कब्र खोदी और उसमें एक राक्षसी सेवक पाया। ये यून के प्रकट होने का आभास होते ही राक्षसी सेवक ने जोर से चीख मारी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता उसे ये यून के स्थानिक पिंजरे में बंद कर दिया गया। ये यून के पीछे नीला लकड़ी का दिव्य वृक्ष प्रकट हुआ और उसने तुरंत राक्षसी सेवक को युआंची में परिवर्तित कर अवशोषित कर लिया। वर्षों से संचित उसकी सारी ऊर्जा शीघ्र ही नीले लकड़ी के दिव्य वृक्ष के पोषक तत्वों में परिवर्तित हो गई। अगला, ये यून की आंखों में चमक आ गई। शीतनिद्रा में सो रहे एक भयंकर भालू को तो नश्वर प्राणी मार सकते थे, तो ये यून के लिए तो और भी आसान, जिसके पास नीले रंग का दिव्य वृक्ष था। वह राक्षसी सेवकों का कट्टर दुश्मन था। उन्हें मारने से उसे कुछ भी हासिल नहीं होता था। धीरे धीरे ये यून ने महसूस किया कि नीले रंग के दिव्य वृक्ष में संचित ऊर्जा बढ़ रही है। जैसे जैसे उसके पत्ते घने होते गए, वृक्ष की ऊंचाई भी धीरे धीरे बढ़ती गई। हालांकि एजियोर वुड डिवाइन ट्री के लिए 100 से अधिक राक्षसी सेवकों को आत्मसात करने के बाद ये उनको अचानक एक अशुभ अनुभूति हुई। वह थोड़ा पीछे हट गया और उसी क्षण उसके सामने एक काला तूफान उठ खड़ा हुआ। अपनी ऊर्जा दृष्टि में वह देख सकता था कि राक्षसी सेवक एक के बाद एक अपनी आंखें खोल रहे थे और उनसे गहरे लाल रंग की प्रकाश किरणें निकल रही थीं। पा 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 जमीन के नीचे दबे लाल बर्फ के ताबूत एक के बाद एक फट पड़े, क्योंकि राक्षसी सेवक अपने खून से सने बर्फ के घेरों से बाहर निकल आए। उनकी नींद में खलल पड़ने से वे बेहद क्रोधित हो गए। वे अपने आसपास की हर चीज को खा जाना चाहते थे। अरे नहीं, ये यून का दिल बैठ गया। आखिरकार उसी ने सोई हुई राक्षसी आत्माओं को जगा दिया था। अब 20 से 30 हजार राक्षसी सेवक जमीन से उठ रहे थे। नीले रंग के दिव्य वृक्ष की शक्ति से भी वह इतनी बड़ी संख्या में राक्षसी सेवकों को पराजित नहीं कर सकता था। सौभाग्यवश ये यून अपनी ऊर्जा दृष्टि से यह महसूस कर सका कि उसके सामने मौजूद राक्षसी सेवकों की संख्या बहुत अधिक थी। चूंकि उन्हें अभी अभी जबरदस्ती जगाया गया था, इसलिए वे अपरिपक्व शिशुओं के समान थे।
वे बेहद कमजोर थे और उनसे कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा जब भी किसी राक्षसी सेवक को ये यून के बारे में पता चलता तो वे उससे बहुत भयभीत हो जाते। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उस पर सचमुच हमला करे। हाथ में शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार लिए उसने राक्षसी सेवकों के काले झुंड को देखा। वह पूरी तरह से सतर्क और चौकन्ना था। उसे लगा कि राक्षसी सेवक अंततः एक साथ हमला करेंगे। जब ऐसा हुआ तो वह खतरे में पड़ जाएगा। एक बार जब वह इतना अभिभूत हो जाएगा कि प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जाएगा तो हजारों राक्षसी सेवक उसे पूरी तरह से निगल जाएंगे। गर्जन। उसी क्षण एक राक्षसी सेवक दहाड़ा। वह अन्य राक्षसी सेवकों से कई गुना बड़ा था। उसका रंग गहरा था और यह आसानी से स्पष्ट हो गया कि वह सबसे शक्तिशाली राक्षसी सेवकों में से एक था। ये यून ने शक्तिशाली राक्षसी सेवक के शरीर को तीव्र प्रकाश से चमकते हुए देखा। उसे लगा कि वह उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ेगा, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने ये यून को चौंका दिया। राक्षसी सेवक अचानक पीछे मुड़ा और अपने से कहीं अधिक कमजोर दूसरे राक्षसी सेवक को काट लिया। उसने झट से अपने साथी को निगल लिया। क्या? ये यून बेहद हैरान रह गया। शक्तिशाली राक्षसी सेवक के नेतृत्व में अन्य राक्षसी सेवकों ने नरसंहार शुरू कर दिया। ताकतवर राक्षसी सेवकों ने कमजोर राक्षसी सेवकों को निगलना शुरू कर दिया। कमजोर राक्षसी सेवकों में से किसी ने भी कोई सार्थक प्रतिरोध नहीं किया, मानो वे निगले जाने के लिए तैयार हो। जहां तक उन राक्षसी सेवकों की बात है जो अपनी ही जाति के लोगों को खा जाते थे, वे और भी शक्तिशाली हो गए। जल्द ही दसियों हजार राक्षसी सेवकों की संख्या घटकर 8 से 9 हजार रह गई। ये देखकर ये यून को अंततः एहसास हुआ कि यह राक्षसी सेवकों द्वारा तेजी से शक्ति जुटाने का एक तरीका था। उसकी उपस्थिति के कारण इन राक्षसी सेवकों के पास जल्दी जागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केवल अपने ही साथियों को खाकर ही वे इस नुकसान की भरपाई कर सकते थे। मरना। ये यून उन्हें शक्ति में लगातार वृद्धि करने की अनुमति कैसे दे सकता था? एक लंबी गर्जना के साथ उसके हाथ में मौजूद शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार यान ज्वालाओं से धधक उठी। ऐसा लगा मानो किसी बर्फीली भूमिगत दुनिया में अचानक सूर्य प्रकट हो गया हो। उसी समय उसने नीले रंग के दिव्य वृक्ष की शक्तियों को पूरी तरह से अपनी तलवार में समाहित कर लिया। तलवार से प्रहार करते ही दिव्य वृक्ष की शक्ति और शुद्ध यान शक्ति दोनों का प्रवाह उमड़ पड़ा। जहां जहां तलवार की किरण पड़ी वहां से राक्षसी सेवक जलकर राख हो गए। वे तुरंत पिघल गए। आह आह आह! राक्षसी सेवक चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगे। उसी क्षण नीले रंग के दिव्य वृक्ष की प्रेत छवि उसके पीछे प्रकट हुई। वह राक्षसी सेवकों पर टूट पड़ा और उनका संहार शुरू कर दिया। नीले रंग के दिव्य वृक्ष की नसें हरी चाबुकों की तरह हर दिशा में फैल गईं। जहां भी चाबुकों का प्रहार हुआ, राक्षसी सेवक टुकड़े टुकड़े हो गए और प्रकाश की बौछार में बिखर गए। नीले रंग के दिव्य वृक्ष ने प्रकाश को अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी नसें और भी अधिक चमकदार दिखाई देने लगी। अध्याय 1176 राक्षसी सेवकों का ठिकाना। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। जैसे जैसे ये उनका संघर्ष बढ़ता गया, उसकी आभा और भी प्रबल होती गई। उसे एहसास होने लगा कि उसने नीले रंग के दिव्य वृक्ष की शक्ति को बहुत कम आंका था। इसके साथ वह यहाँ लगभग अजेय था, विशेष रूप से क्योंकि राक्षसी सेवकों के पास भौतिक शरीर नहीं होते। नीले रंग का दिव्य वृक्ष भेड़ों के झुंड में बाघ की तरह था। इसे रोकना असंभव था। पेंग पेंग पेंग! ये यून ने राक्षसी सेवकों के विशाल समूहों का संहार किया। साथ ही ये यून ने अपने स्थानिक आयाम नियमों का उपयोग करके अंतरिक्ष को विकृत किया और राक्षसी सेवकों के अन्य बड़े समूहों को कैद कर लिया। हालांकि कुछ लोग ये यून के बंधनों से मुक्त होकर खंडहर से भागने लगे थे। धत्तेरी की! ये यून ने भौहें चढ़ाईं। वह जानता था कि हालांकि राक्षसी सेवक बेहद कमजोर थे और नीले लकड़ी के दिव्य वृक्ष द्वारा आसानी से कुचल दिए गए थे, लेकिन एक बार खंडहर से बाहर निकलने के बाद उनसे निपटना बहुत मुश्किल था। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि के बिना कुछ ही लोग उन राक्षसी सेवकों को देख पाते थे, और अगर वे उन्हें देख भी लेते तो भी उनसे निपटना उनके लिए मुश्किल होता, क्योंकि वे दूसरों के शरीर पर कब्जा कर सकते थे। आध्यात्मिक शरीर स्वयं में बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन यदि वे किसी योद्धा को अपने वश में कर ले तो उनकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। ये यून चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह हजारों की संख्या में मौजूद राक्षसी सेवकों की सेना को रोक नहीं सका। जब तक वह स्थानिक पिंजरा पूरी तरह बंद हुआ, तब तक आधे से अधिक राक्षसी सेवक खंडहर से बाहर निकल चुके थे। ... उस समय खंडहर के बाहर जेडवेव संप्रदाय के रक्षक अपनी अपनी चौकियों पर तैनात थे। पहले से ही युआंची के उतार चढ़ाव के कारण वे अभी भी बहुत तनाव में थे। ये जगह बहुत ही अजीब है। यहाँ रहना मुझे असहज महसूस कराता है। दुर्भाग्यवश हम दोनों को इस जगह की रखवाली करनी होगी। अगर कोई सचमुच घुसपैठ करने की कोशिश करे तो शायद वह डर से मर जाएगा। जैसे ही पहरेदारों को अपनी पीठ में सिहरन महसूस हुई, उन्होंने खंडहरों की दिशा में देखा। अचानक उन्हें ठंडी हवा का एक तेज झोंका लगा। इससे उनकी हड्डियां कांप उठीं। क्या बात! पब फ्यूचर एड्स। ठंडी आंधी के कारण एक गार्ड हवा में उछल गया और एक दीवार से टकरा गया। उस क्षण उसे ऐसा लगा मानो उसके अंदर से सारी जान निकल गई हो। ऐसा लगा जैसे वह तुरंत मरने वाला हो, और उसी क्षण खंडहर की मुहर के फटते ही उसमें से एक तेज चमक फूट पड़ी। नीले प्रकाश से आच्छादित एक युवक बाहर निकला। उसका चेहरा रहस्यमय था, और जब उसने अपना हाथ उठाया तो एक हरी तलवार की किरण प्रकट हुई। तलवार की किरण रक्षक के गाल पर ऐसे चमकी मानो किसी चीज को भेद रही हो। इसके तुरंत बाद रक्षक को एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। आवाज मानो नरक की गहराई से निकली हो, क्षणभंगुर सी थी। उसे सुनकर वह भय से कांप उठा। बम! गार्ड धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ ठंडे पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। हालांकि उसे पता नहीं था कि अभी क्या हुआ, लेकिन उसे यकीन था कि वह मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। वह उस हरी तलवार की किरण से बच गया था, लेकिन वह युवक कौन था?
वह उस प्राचीन खंडहर को सील करने वाली जंजीरों से बाहर क्यों निकल रहा था? युवक को घूरते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, वह उसके चेहरे की विशेषताओं को पहचानने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो उस पर घने दाव पैटर्न बने हों, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। गार्ड ने जितनी कोशिश की उतना ही वह कुछ भी नहीं देख पाया। अपने संप्रदाय के गुरु को सूचित करें कि वे संपूर्ण जेडवेव संप्रदाय को खाली करा लें, अन्यथा संप्रदाय पर विपत्ति आ पड़ेगी। युवक की आवाज पहरेदार के कानों में गूंजी। इससे पहरेदार चौंक गया। क्या पूरे जेडवेव संप्रदाय को खाली करना होगा, वरना उस पर विपत्ति आ पड़ेगी? हालांकि वह जानता था कि वह रहस्यमय युवक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या संप्रदाय का मुखिया इस अजनबी की बातों पर विश्वास करेगा? जैसे ही वह आगे कुछ पूछने ही वाला था, वह युवक नीले प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया। पलक झपकते ही वह 1 लाख फुट गहरी घाटी को पार कर गया और गायब हो गया। मैं क्या करूं? जिस गार्ड को हवा में उड़ा दिया गया था, उसके अलावा बाकी गार्ड ठंड और पसीने से तरबतर महसूस कर रहे थे। उन्हें हल्का सा शक था कि ठंडी हवा शायद खंडहर के अंदर से शापित शक्तियों के निकलने का संकेत हो सकती है। और उस रहस्यमय युवक की बात करें तो वह कौन था? बहरहाल इस मामले की जानकारी संप्रदाय के प्रमुख को देनी ही थी। डोंग शियाओवान के यीयुन के साथ चले जाने के बाद से जेडवेव संप्रदाय के गुरु डोंग शाओकिंग ने जेडवेव संप्रदाय परिसर नहीं छोड़ा था। हालांकि उन्हें यीयुन पर भरोसा था, फिर भी उन्हें अपनी बेटी की याद आती थी। इन दिनों वह यीयुन के सिर पर रखे इनाम को लेकर बहुत चिंतित था। उसे यीयुन की बेहद चिंता थी, क्योंकि मायरी इमोर्टल पवेलियन उसे पकड़वाने के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार था। ये खबर पूरे मायरी डिवाइन टेरिटरी और आसपास के कई डिवाइन टेरिटरी में भी फैल चुकी थी। यहाँ तक कि मायरी इमोर्टल पवेलियन के 4 सर्वोच्चों को भी बुलाया गया था। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो यीयुन हवा में गायब हो गई हो। डोंग शाओकिंग के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब फ्यूचर एड्स। दुर्भाग्यवश यीयुन के बारे में कोई खबर मिलने से पहले ही उन्हें अपने अधीनस्थों से एक रिपोर्ट मिली कि विश्व पत्थर की खान में स्थित प्राचीन खंडहर में कुछ घटना घटित हुई है। नीली रोशनी से घिरा एक रहस्यमय युवक, जागृत बुरी आत्माएं। वह युवक कैसा दिखता था? डोंग शाओकिंग ने उत्सुकता से पूछा। मुझे पता नहीं चला, गार्डों ने सिर हिलाया। रोशनी और कानून की वजह से वह दिखाई नहीं दे रहा था। हम कुछ भी नहीं देख पाए। क्या सच में? डोंग शाओकिंग के मन में पल भर में कई विचार कौंध गए। एक अत्यंत शक्तिशाली युवक अचानक प्राचीन खंडहर के पास प्रकट हुआ। डोंग शाओकिंग के मन में सबसे पहले यीयुन का ख्याल आया। क्या यह संभव था कि यीयुन को प्राचीन खंडहर के स्थान के बारे में अपनी बेटी से पता चला और वह जांच करने गया? ये जानकर डोंग शाओकिंग ने गहरी सांस ली। यीयुन वाकई प्रतिभाशाली और साहसी था। ऐसी विचित्र, शापित और निर्जन भूमि जहां कोई लाभ नहीं मिलता, ऐसी जगह थी जहां लोग डर के मारे जाने से बचते थे, फिर भी उसने पहल करके वहां की पड़ताल की। चाहे ये यीयुन हो या कोई और, डोंग शाओकिंग ने इस मामले को पूरी तरह गुप्त रखने का फैसला किया। अगर अमरता मंडप को इसके बारे में पता चल जाता तो मुसीबत खड़ी हो जाती। ध्यान से सुनो, आज की घटना की खबर, विशेषकर उस रहस्यमय युवक से जुड़ी कोई भी बात पूरी तरह गुप्त रखनी होगी। जो भी बताएगा उसे संप्रदाय के नियमों के अनुसार मृत्युदंड दिया जाएगा। तुरंत आत्मा का अनुबंध करो। साथ ही जेडवेव संप्रदाय में सभी को तुरंत सूचित करें कि हम इस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं। क्या हम सचमुच आगे बढ़ रहे हैं? पहरेदार हक्का बक्का रह गए। उन्हें लगा कि संप्रदाय का मुखिया इस रहस्यमयी चेतावनी पर विश्वास नहीं करेगा। आखिर जेडवेव संप्रदाय इन इलाकों में बहुत लंबे समय से जमा हुआ था। ये उनकी जड़ें थीं, तो वे इतनी आसानी से कैसे हिल सकते थे? फिर भी डोंग शाओकिंग ने कुछ ही सेकंडों में यह महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया। संप्रदाय के गुरु की आत्मा वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। ... जिस क्षण डोंग शाओकिंग ने अपना निर्णय लिया, उसी समय जेडवेव संप्रदाय से हजारों मील दूर यीयुन अभी भी शुद्ध यान टूटी हुई तलवार हाथ में लिए राक्षसी सेवकों का पीछा कर रहा था। ये राक्षसी सेवक यीयुन से भागते हुए लगातार फैलते गए। हालांकि मुख्य दल एक साथ इकट्ठा रहा। वे बेहद तेज थे, इतने तेज कि यीयुन उनके बीच की दूरी को कम नहीं कर पाया। हालांकि उनका पीछा करने में जितना अधिक समय लगता, यीयुन की भौहें उतनी ही तनती जाती। उसे जल्द ही अपना पीछा छोड़ना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वह उन राक्षसी सेवकों से निपट नहीं सकता था, बल्कि इसलिए कि वे मिरियत सिटी की ओर बढ़ रहे थे। मायरीड सिटी में उड़ने पर प्रतिबंध था, लेकिन राक्षसी सेवकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि सर्वोच्च शक्तियां भी उन्हें पकड़ नहीं पाती थीं। हालांकि अगर यीयुन उड़कर अंदर चला जाता तो उसे निश्चित रूप से रोक दिया जाता। इसके अलावा मायरीड सिटी में मायरीड इमोर्टल पवेलियन स्थित था। यीयुन ने मायरीड इमोर्टल पवेलियन को बहुत नाराज किया था, इसलिए मायरीड सिटी में प्रवेश करना एक जाल में फंसने जैसा था। ये सोचते ही यीयुन की गति धीरे धीरे कम हो गई। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने राक्षसी सेवकों का पीछा करना छोड़ दिया। यह तो तय था कि शैतानी सेवक आखिरकार भाग निकलेंगे। उसने उन्हें जल्दबाजी में भागने पर मजबूर कर दिया था और उनकी संख्या काफी कम कर दी थी। वह बस इतना ही कर सकता था। बाकी का मामला मायरीड सिटी पर निर्भर करता था। वह इस मामले में और दखल नहीं दे सकता था। अध्याय 1177 योजना। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। मायरीड सिटी में कर्फ्यू नहीं था और योद्धाओं को ज्यादा नींद की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए चाहे दिन हो या रात, मायरीड सिटी हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी। हर समय चहल पहल भरी बातचीत सुनाई देती थी, खासकर मायरीड सिटी के केंद्र में। उस समय शहर के मुख्य क्षेत्र में एक दुकान का नवीनीकरण किया जा रहा था। मूल पट्टिका को उतारकर जमीन पर फेंक दिया गया था। उस पर 3 शब्द लिखे थे, युन शिनलॉफ्ट। रंग बिरंगे कपड़े पहने एक युवक, जिसके हाथ में तलवार थी, पट्टिका पर थूकते हुए एक पैर से युन अक्षर को कुचल रहा था। सब कुछ बाहर निकाल दो, काम की चीजें यहीं छोड़ दो और कचरा नष्ट कर दो, युवक ने सुस्त स्वर में कहा।
मायरीड इमॉर्टल पवेलियन के 1 दर्जन से अधिक शिष्य यून शिन लॉफ्ट में छानबीन कर चुके थे। वे सभी साधारण जड़ी बूटियां और फेंकी हड्डियां ले गए थे। जहां तक दुकान में पहले से किए गए नवीनीकरण की बात है, वे पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। उन्होंने अंदरूनी हिस्से को फिर से तैयार करने की योजना बनाई ताकि इसे बिल्कुल नया रूप दिया जा सके। मायरीड इमॉर्टल पवेलियन ने यून शिन लॉफ्ट को खरीदने में जरा भी देर नहीं की। रंगीन वस्त्र पहने वह युवक ही मायरीड इमॉर्टल पवेलियन द्वारा यून शिन लॉफ्ट की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था। मायरीड सिटी में शहर के मुख्य इलाके में एक दुकान के महाप्रबंधक का पद काफी अच्छा था। वार्षिक वेतन अच्छी खासी रकम थी। इतनी दौलत के साथ वह आसानी से साधना संसाधन प्राप्त कर सकता था, जिसका अर्थ था कि उसकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ेगा। ऐसा महान अवसर केवल एक विशिष्ट शिष्य को ही दिया जा सकता था। रंगीन वस्त्रों में लिपटा वह युवक वास्तव में असंख्य अमर मंडप का एक विशिष्ट शिष्य था, सी शाओयू। जब से यी यून ने सी युशिन के दांतियान को अपन कर दिया था, तब से पवेलियन लॉर्ड के उत्तराधिकारी के रूप में उनका पद स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गया था। सी युशिन पूरी तरह से निराश थे और सारा दिन अपने कमरे में बंद रहते थे। वे न खाते थे, न पीते थे और न ही किसी से मिलते थे। वैसे भी अगर सी युशिन किसी से मिलना भी चाहते तो शायद उन्हें मौका ही नहीं मिलता। लोग व्यावहारिक थे। जब वे अपने रुतबे पर थे तब अनगिनत लोग उनसे मिलने के लिए बेताब रहते थे, लेकिन अब जब वे अपंग हो चुके थे तो लोग उनका तिरस्कार करते थे। सी शाओयू वास्तव में इससे काफी खुश था। वह लंबे समय से सी युशिन से ईर्ष्या करता था और अब जब सी युशिन अपंग हो गया था तो उसके मायरीड इमॉर्टल पवेलियन का उत्तराधिकारी बनने की संभावना थोड़ी बढ़ गई थी। यह एक बेहद दुर्लभ अवसर था। पब फ्यूचर एड्स। हा भाई शाओयू, मैं आपके व्यवसाय में सफलता की कामना करता हूँ। उसी क्षण झोउ बेफेंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उनके बगल में उनके विशिष्ट अतिथि झांग जियुआन खड़े थे। अब जबकि यी उनका पीछा मायरीड इमॉर्टल पवेलियन कर रहा था, झोउ बेफेंग आराम से बैठकर दूसरों को लड़ते हुए देखना चाहता था। वह चाहता था कि यी उनको मायरीड इमॉर्टल पवेलियन मार डाले। उम्मीद है, हालांकि दुकान थोड़ी छोटी और दूर है, फिर भी काम चल जाएगा। सी शाओयू ने बेपरवाही से जवाब दिया। हा, झोउ बेफेंग जोर से हंसा। भाई शाओयू, आप मजाक कर रहे होंगे। इससे बड़ी दुकान या इससे बेहतर जगह तो स्वर्ग प्रदान करने वाले औषधीय क्लिनिक या औषधीय अमर मंडप में ही मिल सकती है। इतनी अच्छी दुकान तो आपको अमर मंडप ने दे दी है। इस साल आपकी कमाई चौंका देने वाली होगी। बड़े बुजुर्गों को ये कैसे पता नहीं चला। उन्होंने मौन सहमति दे दी है, जिसका मतलब है कि वे आपको मंडप स्वामी का उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि झोउ बेफेंग ने कहा, उन्होंने एक गहरी मुस्कान बिखेरी। अब जब उत्तराधिकारी का पद खाली था तो कई लोग उस पद पर नजर गड़ाए हुए थे। सी शाओयू वास्तव में उस पद को पाने के योग्य थे। सी शाओयू ने झोउ बेफेंग की बातों का आनंद लिया। उसने कहा, अगर मैं यी यून को पकड़ लेता हूं तो पवेलियन लॉर्ड के उत्तराधिकारी के रूप में मेरा पद सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि यी यून के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। यी यून मायरीड इमॉर्टल पवेलियन का कट्टर दुश्मन था। उसकी प्रतिभा असाधारण थी और अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाता तो वह अंतहीन मुसीबतें खड़ी कर देता। यी यून की बात करें तो मेरा लक्ष्य भाई शाओयू के लक्ष्य के समान ही है। मैं भी उस छोटे कमीने से नफरत करता हूँ। वास्तव में मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे शायद वह छोटा कमीना बाहर आ जाए। ओह, मुझे इसके बारे में बताओ। सी शाओयू की दिलचस्पी बढ़ गई थी। भाई शाओयू, मैं उस समय वहीं था जब यी यून भागा था। मैंने देखा कि जाने से पहले उसने नगर स्वामी किन की आंखों में देखा और मानो अपनी आवाज उन्हें सुनाई। पिछले कुछ दिनों से नगर स्वामी किन लगातार किसी चीज की तलाश में है। उद्धरण चिन्ह। अरे, वह क्या ढूंढ रहा है? आत्मा लौटाने वाली जड़। मेरा अनुमान है कि यी यून को आत्मा लौटाने वाली जड़ ही चाहिए। ज़ुओक्यू हाओयू से उसकी दुश्मनी कैसे शुरू हुई? ये तब शुरू हुई जब वह आत्मा को बहाल करने वाली वस्तु खरीदने के लिए स्वर्ग प्रदान करने वाले औषधीय क्लिनिक गया, लेकिन ज़ुओक्यू हाओयू ने उसे रोक दिया। मैंने इस मामले की जांच की है। जब यी यून आत्मा को बहाल करने वाली वस्तु खरीदना चाहता था तब उसने नगर स्वामी किन से असंख्य मंत्र उधार लिए थे। स्वर्ग प्रदान करने वाले औषधीय क्लिनिक में उसने ज़ुओक्यू हाओयू के अपमान को बिना किसी घटना के सहन किया। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वह छोटा कमीना अपमान सहन करने वाला नहीं है। तो उसने उस समय अपना गुस्सा क्यों दबाया? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आत्मा को बहाल करने वाली वस्तु उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। बाद में वह अपने साथ हुए व्यवहार को सहन नहीं कर सका और अंत में जाने से पहले अपना असली रूप प्रकट कर दिया। अंततः वह आत्मा पुनर्स्थापन अवशेष प्राप्त करने में असफल रहा। लेकिन अगर यह इतना महत्वपूर्ण था तो वह इस मामले को यूं ही कैसे छोड़ सकता था? मुझे लगता है यह असंभव है। शायद इसी के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां उसे समस्या के समाधान के लिए आत्मा वापसी मूल की आवश्यकता थी। तो अगर हमें आत्मा को वापस लाने वाली जड़ मिल जाए तो शायद हम उस बदमाश को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएं। झोउ बेफेंग द्वारा अपनी धारणा व्यक्त करने के बाद सी शाओयू गहरी चुप्पी में डूब गया। झोउ बेफेंग का विश्लेषण वास्तव में बहुत संभावित था। पब फ्यूचर एड्स। अगर ऐसा होता तो मायरीड इमॉर्टल पवेलियन सार्वजनिक रूप से सोल रिटर्न इन रूट की बिक्री कर सकता था और यी यून इसे खरीदने का जोखिम उठा सकता था। तब वे यी यून को ढूंढ सकते थे। हालांकि इस विधि से सफलता की गारंटी नहीं थी, लेकिन ये बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर भटकने से बेहतर थी। ठीक है, मैं करूंगा। भाई बेफेंग, अगर इस योजना से वह छोटा बदमाश बाहर आ गया तो मैं आपकी मदद को जरूर याद रखूंगा। सी शाओयू की आंखों में चमक आ गई। हा, भाई शाओयू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी उस बदमाश को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य एक ही है। झोउ बेफेंग जोर से हंस पड़ा। अगर यी यून को सचमुच इस तरह पकड़ा गया था तो वह अपना बदला ले सकता था और सी शाओयू से दोस्ती भी कर सकता था।
अगर उसकी योजना के परिणामस्वरूप सी शाओयू को माया रीड इमोर्टल पवेलियन का उत्तराधिकारी भी मिल जाता तो यह एक अतिरिक्त वरदान होता। जैसे ही जो बॉयफ्रेंड खुशी से हंसने ही वाला था, उसे अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई। अरे, अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? बिना किसी स्पष्ट कारण के जो बॉयफ्रेंड को अपनी पीठ में एक सिहरन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी हवा उसके पास से गुजरी हो। ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी हवा चल रही हो। सी शाओयू ने भी थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। ऐसा लग रहा था मानो ठंडी हवा का एक झोंका उसकी हड्डियों तक पहुंच गया हो। हालांकि दोनों ने चारों ओर देखा और उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। वे पूरी तरह से हैरान थे। शायद यह महज हवा का झोंका था। यह मायरीड सिटी का मुख्य जिला है। यहाँ कई विशेषज्ञ हैं। भला इतनी बड़ी संख्या में लोगों की नजरों से कोई चीज कैसे छिप सकती है? हम दोनों बेवजह चिंता कर रहे हैं। हाँ, ये सच है। तो फिर भाई शाओयू, मैं आपको विदाई देता हूँ। आत्मा वापसी की जड़ के मामले में कृपया इस पर पूरा ध्यान दें। बेशक, हालांकि आत्मा को वापस लाने वाली जड़ मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर मेरा असंख्य अमर मंडप इसकी खोज करे तो यह असंभव नहीं है। सी शाओयू को पूरा भरोसा था। माया रीड इमोर्टल पवेलियन यान गॉड एम्पायरियन हेवन के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक था। माया रीड इमोर्टल पवेलियन एक शक्तिशाली गुट भी था, इसलिए उसके लिए कोई भी वस्तु ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। सी शाओयू और जो बॉयफ्रेंड के एक दूसरे को विदाई देने के बाद सी शाओयू ने इस मामले की सूचना वरिष्ठों के समूह को दी। ये यून असंख्य अमर मंडप के लिए एक घातक विपत्ति थी। यद्यपि आत्मा वापसी जड़ जैसी दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटी की खोज एक महंगा काम होता, फिर भी वरिष्ठ मंडल ने इस पर सहमति जताई। असंख्य अमर मंडप की सभी शाखाओं को आदेश भेजा गया कि वे आत्मा वापसी जड़ की खोज करें और तुरंत उसे खरीद ले। अध्याय 1178 दानव का संहार। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। राक्षसी सेवकों का पीछा छोड़ देने के बाद ये यून सीधे पर्वतीय घाटी में स्थित झील के किनारे वापस चला गया। सर वापस आ गए, रू एर ने खुशी से कहा जब उसने अचानक मंडप में ये यून को प्रकट होते देखा। डोंग शियाओवान जल्दी से घर से बाहर निकली। युवा मालिक, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? ये यून का इतनी जल्दी लौट आना शायद इसलिए हुआ क्योंकि उसने प्राचीन खंडहर की विचित्रता को भांप लिया था और उसके खतरे को भांप लिया था। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, रू एर, और मैं तुम्हारे लिए चिंतित थे, डोंग शियाओवान ने कहा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या ये यून इतनी छोटी सी जांच से कोई सार्थक जानकारी जुटा सकता था, ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती थी। ये यून ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे प्राचीन खंडहर के श्राप को दूर करने का एक तरीका मिल गया है। मैं कुछ दिनों के लिए एकांतवास में जा रहा हूँ। शियाओवान, इसके लिए तैयार रहो। मेरे एकांतवास से लौटने के बाद मैं तुम्हारी इस समस्या को हमेशा के लिए हल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर ये यून वापस घर के अंदर चली गई। डोंग शियाओवान अवाक खड़ी रह गई। उसकी खूबसूरत आंखों में अविश्वास झलक रहा था। ये यून ने इतनी बेपरवाही से बात की थी, लेकिन इससे उसके अंदर झंझनाहट सी दौड़ गई। ये यून ने न केवल प्राचीन खंडहर की पूरी तरह से जांच की थी, बल्कि इतने कम समय में ही श्राप का समाधान भी ढूंढ लिया था। और साथ ही, शाओवान, बधाई हो, आखिरकार तुम ठीक हो गई, सर की कृपा से, रुए ने खुशी से डोंग शाओवान का हाथ पकड़ते हुए कहा। डोंग शियाओवान अभी भी मानो सपने में खोई हुई लग रही थी। अभी भी स्तब्ध अवस्था में उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, सही है, मुझे अब भी लग रहा है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना। उद्धरण चिन्ह। अपने कमरे में लौटने के बाद ये यून एक बांस के पलंग पर बैठ गया और अपने भीतर मौजूद नीले रंग के लकड़ी के दिव्य वृक्ष का अध्ययन करने लगा। प्राचीन खंडहर में इतनी बड़ी संख्या में राक्षसी सेवकों को आत्मसात करने के बाद भी उसके भीतर अभी भी बहुत सारी ऊर्जा बची हुई थी, जिसे अभी तक नीले रंग के दिव्य वृक्ष द्वारा पूरी तरह से पचाया नहीं गया था। जहां तक उस राक्षसी सेवक ऊर्जा का सवाल है जिसे नीले रंग के दिव्य वृक्ष ने अवशोषित किया था, परिणामस्वरूप वह और भी हरा भरा हो गया। वह स्पष्ट गति से बढ़ रहा था। नीले रंग के दिव्य वृक्ष की वृद्धि ही उनकी वृद्धि से जुड़ी हुई थी। जैसे ही उसने नीले रंग के दिव्य वृक्ष की जीवंत ऊर्जा को महसूस किया, वह स्वयं को तरोताजा महसूस करने लगा। राक्षसी सेवक अनिश्चित काल से सो रहे थे। यदि उन्हें अछूता छोड़ दिया जाता तो जागने पर वे असंख्य योद्धाओं के शरीरों पर कब्जा करके भीषण तबाही मचा देते। हालांकि अप्रत्याशित रूप से ये यून ने उन सभी का सामूहिक रूप से नाश कर दिया। पहले मुझे अवशोषित ऊर्जा को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए एकांत में जाना चाहिए, उसके बाद मैं डोंग शियाओवान की समस्या की जड़ को नष्ट कर सकता हूँ। ये यून ने हल्की सांस ली और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। तुरंत ही उसके शरीर से युआनची की एक तीव्र तरंग निकली। उसी समय उसके पीछे नीले रंग के दिव्य वृक्ष की एक धुंधली छवि अचानक प्रकट हुई। पूरा बांस का घर नीले रंग की ऊर्जा से घिरा हुआ था। नीले रंग की ऊर्जा के भीतर मौजूद सूखे या कटे हुए बांस अंकुरित होने लगे। ये यून के कमरे में अनगिनत बांस के पत्ते उगने लगे। उसकी युआनची ऊर्जा में उतार चढ़ाव के साथ समृद्ध आभा बांस के घर से भी बाहर फैल गई और झील के बीच में स्थित पूरे द्वीप को घेर लिया। द्वीप पर लगाए गए आध्यात्मिक फूल खिलने से पहले ही कलियां निकालने लगे। आध्यात्मिक घास भी अधिक घनी हो गई। वह द्वीप शानदार और खूबसूरत फूलों के समूह में बदल गया था, जिनकी सुगंध से नाक की इंद्रियां मंत्रमुग्ध हो जाती थी। उनका यह एकांतवास सचमुच चमत्कारिक है। मुझे भी अपना शरीर हल्का महसूस हो रहा है, रू एर ने उदास स्वर में कहा और कसकर बंद दरवाजे की ओर देखा। ये यून के एकांतवास में जाने के बाद डोंग शियाओवान ने भी अपना एकांतवास शुरू कर दिया था। अपने इलाज की तैयारी के लिए वह खुद को सर्वोत्तम शारीरिक स्थिति में लाना चाहती थी। अब पर्वतीय घाटी में झील के किनारे बने बांस के घर में दो लोग एकांत में थे, जबकि एक गहरी नींद में सो रहा था। रू एर ही अकेला जाग रहा था। वह घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठी थी और अपने छोटे से चेहरे को हाथों से ढके हुए थी। वह अपने पैरों के पास खिल रहे छोटे छोटे फूलों को बड़े चाव से देख रही थी। यह सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा।
एक दिन ये यून के कमरे से नीले रंग की एक विशाल प्रकाश किरण निकली। पर्वत घाटी के किनारे स्थित झील और वहां की सारी वनस्पतियां तुरंत हिल उठी, मानो ये यून की दिशा में प्रणाम कर रही हो। चरमराहट। ये यून ने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। कुछ दिनों तक एकांतवास में रहने के बाद उसकी आंखों में मानो दिव्य प्रकाश था। उसकी त्वचा सुंदर जैद जैसी लग रही थी और उसका स्वभाव अलौकिक था। वह मानो स्वर्ग से उतरा कोई अमर प्राणी हो। ये यून की दिशा में झुकी हुई वनस्पतियां अपने पत्तों को इस प्रकार झुकाने लगी मानो वे किसी राजा के सामने नतमस्तक हो रही हो। रूए खुशी से झूमते हुए दौड़ती हुई आए, लेकिन ये यून को देखते ही तुरंत रुक गई। वह अपने सामने खड़ी आकृति को ये यून के रूप में लगभग पहचान ही नहीं पाए, बल्कि उसे लगा कि वह फूलों से भरी एक वैकल्पिक दुनिया से आए एक अमर शख्सियत है। ये यून ने अपने भीतर हुए परिवर्तनों को महसूस किया और संतुष्ट हुआ। सभी राक्षसी सेवकों की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद नीले रंग का दिव्य वृक्ष 10 फीट और बढ़ गया था। 20 फुट ऊंचा पेड़ अब 30 फुट ऊंचा हो गया था। नीले रंग की लकड़ी के दिव्य वृक्ष को बढ़ने के लिए भारी मात्रा में प्राकृतिक खजाने को अवशोषित करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये राक्षसी सेवक किसी भी तरह से प्राकृतिक खजाने से कमतर नहीं थे। ये सोचकर ये यून को थोड़ी निराशा हुई। उसे केवल एक ही प्राचीन खंडहर के बारे में पता था, जो जेडवेव संप्रदाय की विश्व पत्थर खदान में स्थित था। संभवतः और भी प्राचीन खंडहर हो जिनके बारे में उसे जानकारी न हो। यदि नहीं तो अपनी क्षमता से अधिक काम हाथ में लेना ठीक नहीं है। मुझे अभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये यून ने सिर हिलाया। वे राक्षसी सेवक बेहद विचित्र थे। अधिकांश लोग शायद डर के मारे उनसे दूर ही रहते। अगर इन राक्षसी सेवकों को पता चल जाए कि कोई उनसे मिलने की पहल कर रहा है, और वह भी इतनी उत्सुकता के साथ, तो कौन जाने उन्हें कैसा लगेगा। उसी क्षण ये यून ने अपनी आभा को केंद्रित कर लिया। प्रचुर जीवन शक्ति उसके शरीर में समाहित हो गई। पौधे फिर से सामान्य रूप से व्यवहार करने लगे और रूए अंततः अपने सम्मोहन से बाहर आ गई। उसने ये यून की ओर हैरानी से देखा और कहा, महोदय, इस समय आप। यद्यपि ये यून ने अपनी आभा को संयमित कर लिया था, फिर भी उनका स्वभाव शालीन बना रहा। उनसे एक विशेष आभा निकल रही थी। हम थोड़ी देर में इस बारे में बात करेंगे। शियाओवान कहाँ है? ये यून ने पूछा। युवा स्वामी यी। एक और दरवाजा खुला और डोन शियाओवान खूबसूरती से उसके पास खड़ी होकर ये यून को देखने लगी। युवा स्वामी, सफल एकांतवास के लिए बधाई। ये यून ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लगता है तुम्हारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब और देर नहीं करते, हम तुरंत शुरू करते हैं। रू-एर, बाहर रुको और इंतजार करो। वह राक्षसी सेविका अब भी काफी भयावह थी। चूंकि रू-एर में शक्ति की कमी थी, इसलिए ये यून उसे डराने से डर रही थी। ठीक है, रू-एर ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। हमें शुरू करने दें। ये यून डोन शियाओवान के कमरे में दाखिल हुई और बोली, पहले लेट जाओ। डोन शियाओवान ने आज्ञाकारी भाव से बांस के पलंग पर लेटते हुए ये यून की ओर देखा, जो पलंग के पास खड़ी थी। अपनी युवांची की रक्षा करो और उसे अपने दांतियान में मत भेजो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये यून ने धीरे से डोन शियाओवान के पेट पर हाथ रखते हुए कहा। जब उसने महसूस किया कि उसका कोमल पेट थोड़ा तनावग्रस्त हो गया है, तो ये यून ने उसकी ओर देखा और फुसफुसाया, डरो मत। ठीक है। डोन शियाओवान की आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। ये यून के एकाग्र भाव को देखकर उसके कान थोड़े गर्म हो गए। उसने न केवल ये यून को अपने शयन कक्ष में आने दिया, बल्कि वह उसके सामने बिस्तर पर लेटी भी थी। इसके अलावा ये यून की गर्म हथेली कपड़ों की पतली परत के ऊपर से उसे छू रही थी। डोन शियाओवान ने इससे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। ये यून की हथेली डोन शियाओवान के दांतियान पर टिकी हुई थी। उसने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय किया और तुरंत ही उसके दांतियान में छिपे हुए भयानक चेहरे वाले राक्षसी सेवक को देख लिया। जैसे ही उस राक्षसी सेवक ने ये यून को महसूस किया, उसके चेहरे पर तुरंत भय का भाव प्रकट हो गया। इस समय तक ये यून ने अपने जैसे कई जीवों को आत्मसात कर लिया था। नीला लकड़ी का दिव्य वृक्ष 10 फीट और ऊंचा हो गया था, इसलिए राक्षसी सेवक के मन में उत्पन्न भय पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गया था। राक्षसी सेवक ने कान फाड़ देने वाली चीख निकाली और डोन शियाओवान के दांतियान में और गहराई तक भागने की कोशिश की। क्या तुम अब भी भागने के बारे में सोच रही हो? ये यून ने धीरे से अपनी हथेली दबाई और नीले रंग के दिव्य वृक्ष की जीवनदायिनी ऊर्जा को डोन शियाओवान के दांतियान में प्रवाहित किया। उस ताजगी भरी ऊर्जा ने डोन शियाओवान के शरीर को शिथिल कर दिया। उसने अनजाने में एक धीमी सी आह भरी, लेकिन वह ऊर्जा उस राक्षसी सेवक के लिए नरक की आग के समान थी। राक्षसी सेवक असहनीय दर्द सहन नहीं कर सका और अंततः भागने की उम्मीद में दांतियान से बाहर निकल पड़ा। हालांकि उसे उस स्थानिक पिंजरे में कैद कर लिया गया था जिसे ये यून ने पहले ही तैयार कर रखा था। राक्षसी सेवक अंतरिक्ष पिंजरे में इधर उधर पटकने लगा। इस भयावह स्थिति के कारण डोन शियाओवान को अंततः राक्षसी सेवक की उपस्थिति का आभास हुआ। वह तुरंत चीख पड़ी, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। ये यून ने उस राक्षसी सेवक को ठंडे स्वर से देखा। जैसे ही नीले रंग के दिव्य वृक्ष का प्रेत चमका, राक्षसी सेवक तुरंत चीख उठा और प्रकाश के बिंदुओं में तब्दील हो गया। उसकी युवांची ऊर्जा नीले रंग के दिव्य वृक्ष में पूरी तरह समा गई। राक्षसी सेवक को पूरी तरह से गायब होते देख ये यून के चेहरे पर शांति छा गई। उसने डोन शियाओवान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये सब खत्म हो गया है। डोन शियाओवान ने ये यून को बिना पलक झपकाए देखा। उसे लगा था कि यह एक अंतहीन और कष्टदायक प्रक्रिया होगी, लेकिन ये पल भर में ही खत्म हो गई। अध्याय 1179 महामारी। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। डोन शियाओवान के पूरी तरह ठीक हो जाने से ये यून को बहुत राहत मिली। उन्होंने आने वाले दिनों में अपनी एकांत साधना जारी रखने की योजना बनाई ताकि नीले रंग की लकड़ी के दिव्य वृक्ष के विकास के परिणामों को सुदृढ़ किया जा सके। जहां तक राक्षसी सेवकों द्वारा मायरीड सिटी में भागकर तबाही मचाने के खतरे की बात है, वही उनके नियंत्रण से बाहर था। मुझे कुछ समय के लिए एकांतवास में जाना होगा।
रू एर शी एर का अच्छे से ख्याल रखना। शियाओवान, तुम वास्तव में जेडवेव संप्रदाय में वापस जा सकती हो। तुम्हारे पिता तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित होंगे, ये युन ने कहा। उन्होंने डोंग शियाओवान को पहले ही सूचित कर दिया था कि जेडवेव संप्रदाय स्थानांतरित हो गया है। डोंग शियाओवान ने सिर हिलाया। युवक, आपने अभी अभी मेरी जान बचाई है और अब आप एकांतवास में जा रहे हैं। बहन शी एर को देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत है, तो मैं यूं ही कैसे जा सकती हूँ? मैं आपके एकांतवास समाप्त होने के बाद इस बारे में निर्णय लूंगी। डोंग शियाओवान अपने पिता को जल्द से जल्द ये बताना चाहती थी कि वह ठीक हो गई है। उसे बचाने के लिए उसके पिता डोंग शाओकिंग ने बहुत प्रयास किए थे। युवक, मैं अपने पिता को ये संदेश भेजना चाहती हूँ कि मैं सुरक्षित और ठीक हो गई हूँ। मैं अपने ठिकाने का खुलासा नहीं करूंगी। क्या आप इससे सहमत हैं? डोंग शियाओवान ने पूछा। ये युन ने सिर हिलाया। उसे डोंग शियाओवान पर पूरा भरोसा था। आखिर जिस पहाड़ी घाटी में वह छिपा हुआ था वह उसी का निजी ठिकाना था। ठीक है, संदेश भेज दो, ये युन ने कहा। तुरंत डोंग शियाओवान ने खुशी से जवाब दिया। अपने पिता से संपर्क करने का उसका तरीका बेहद गुप्त था। ... जब ये युन एकांतवास में थे तब मायरीड सिटी में एक विचित्र बीमारी फैलने लगी। किसी को नहीं पता था कि यह कब शुरू हुई, लेकिन जो भी इससे संक्रमित होता वह साधना करने में असमर्थ हो जाता। चाहे वे कितना भी प्रयास करें, उनकी साधना का स्तर जरा भी नहीं बढ़ता था। इसके अलावा यह विचित्र बीमारी बेहद चुनिंदा थी। ये केवल असाधारण प्रतिभा वाले लोगों और युवा योद्धाओं में ही होती थी। औसत दर्जे के या बूढ़े लोग पूरी तरह से ठीक थे। ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने जीवन के उस पड़ाव पर थे जब उनकी क्षमताओं में विकास की अपार संभावनाएं थीं। समय विशेष रूप से अनमोल था, लेकिन एक विचित्र बीमारी से संक्रमित होने के बाद उनकी साधना में कोई सुधार नहीं हुआ, चाहे उन्होंने कितना भी अभ्यास किया हो। अनेक संसाधनों का उपयोग किया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता था मानो यह एक लाइलाज बीमारी हो। वे न केवल खेती करने में असमर्थ थे, बल्कि कुछ तो धीरे धीरे कमजोर भी होने लगे थे। सी शाओयू उनमें से एक था। सी युशिन के घायल होने के बाद सी शाओयू ने यी उनके युन शिन लॉफ्ट का कार्यभार संभाल लिया था। वह सफलता के शिखर पर था और सी युशिन के खाली स्थान पर कब्जा करके मायरीड इमॉर्टल पवेलियन का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल संभावना थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि जैसे ही वह अपनी नई सफलता का आनंद ले रहा था, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी साधना का स्तर रुक गया है। वह युन शिन लॉफ्ट का प्रभारी था। जब वह दोबारा खुला तो उसे प्रतिदिन भारी मुनाफा होने लगा। अपना हिस्सा लेने के बाद वह साधना की कई गोलियां खरीदता था। हालांकि इतनी अधिक धनराशि से उसे वह लाभ नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। दरअसल उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। इससे वे बेहद घबरा गए। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वह न सिर्फ उत्तराधिकारी बनने में नाकाम रहेगा, बल्कि उसका हाल भी सी युशिन जैसा ही होगा। वह अपने पद से गिर जाएगा और एक अपाहिज बन जाएगा जिसकी कोई परवाह नहीं करेगा। यह विचार मृत्यु से भी अधिक भयावह था। युवा स्वामी। एक नौकरानी धीरे से सी शाओयू के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। पिछले कुछ दिनों से सी शाओयू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वह चिड़चिड़ा हो गया था और उसके कारण कई नौकरानियां घायल या आपन हो चुकी थीं। यह क्या है? सी शाओयू की बेहद उदास आवाज अंदर से गूंजी। झो परिवार के युवा स्वामी बेफेंग यहाँ आए हैं, नौकर ने कहा। सी शाओयू अपने कमरे में बैठा था। चारों ओर तरह तरह की गोलियां और दवाइयां बिखरी हुई थीं। उसकी आंखें लाल थीं। वह लगातार औषधि का सेवन करता और साधना करता रहा, लेकिन उसका दांतियान एक अथाह गड्ढे के समान था। किसी भी मात्रा में औषधि का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों में सी शाओयू का किसी से भी मिलने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उसे याद था कि झो बेफेंग ने ही उनको बाहर बुलाने का सुझाव दिया था। उसका विचार इतना तर्कसंगत था कि सी शाओयू ने योजना को अमल में लाने का आदेश दिया था। वह यहाँ किस लिए आया है? सी शाओयू ने अधीरता से पूछा। छोटे मालिक बेफेंग का कहना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको इसकी सूचना दूं। नौकर के माथे से पसीना टपकने लगा। कुछ देर बाद दरवाजा अचानक खुला। सी शाओयू दरवाजे के पास खड़ा था और उसने ठंडे स्वर में कहा, उसे कहो कि वह मुझसे अतिथि कक्ष में मिले। हाँ। नौकर ने सी शाओयू पर एक नजर डाली। किसी कारणवश सामने खड़ा युवक बेहद दयनीय लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके कदम कमजोर लग रहे थे। लेकिन वह तो सिर्फ एक नौकर था। वह जुबान के बुरे नतीजों को जानता था, इसलिए उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं बोला। कुछ ही देर में नौकर झो बेफेंग को अतिथि कक्ष में ले गया। जब झो बेफेंग ने सी शाओयू को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसका संदेह पुष्ट हो गया हो। भाई शाओयू, आपने महामारी के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? झो बेफेंग ने पूछा। बेशक मैं। पब फ्यूचर एड्स। बहुत से प्रतिभाशाली लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। अब शहर के लोग इस बीमारी को महामारी की तरह मानने लगे थे। योद्धाओं की दुनिया में महामारी फैलना लगभग असंभव था। योद्धा स्वस्थ रहते थे तो वे बीमार कैसे पड़ सकते थे? लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। कुछ लोगों का मानना था कि मायरीड सिटी में कुछ बुरी शक्तियां उत्पात मचा रही थीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई शाओयू ने डोंग शियाओवान के बारे में सोचा। यह महामारी डोंग शियाओवान को कुछ समय पहले हुई बीमारी से मिलती जुलती प्रतीत होती है, जैसे कि साधना करने में असमर्थता। साथ ही जो लोग अब इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं वे डोंग शियाओवान की तरह ही हैं। वे अत्यंत प्रतिभाशाली योद्धा हैं, झो बेफेंग ने कहा। सी शाओयू का चेहरा पीला पड़ गया था। वह काफी देर से डोंग शियाओवान के बारे में सोच रहा था। उस समय डोंग शियाओवान के पिता, जो जेडवेव संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख डोंग शाओकिंग थे, ने पूरे देश के प्रसिद्ध चिकित्सकों से परामर्श लिया। अंततः उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खर्च करके हुयान कान से दवाइयां बनवाईं। दरअसल सार्वजनिक रूप से दवाइयां बनाने के दौरान जुओक्यूबो ने डोंग शियाओवान को भी इसी तरह की एक दवा दी थी।
वह बिल्कुल भी कारगर नहीं हुई, केवल ये यून द्वारा बनाई गई दवा का ही लाभ हुआ, झोउ बेफेंग ने बताया। सी शाओयू ने ठंडे स्वर में कहा, भाई बेफेंग, बेझिझक अपने मन की बात कहिए। मैंने सुना है कि कुछ गुट चुपके से ये यून की तलाश कर रहे हैं। उनके प्रतिभाशाली लोग महामारी से संक्रमित हो गए हैं, अब उनकी नजर ये यून पर है। कुछ तो नगर प्रमुख किन से मदद मांगने भी गए हैं, झोउ बेफेंग ने कहा। भाई शाओयू, क्या आपके पक्ष में कोई खबर है? अगर मेरे रिमोटल पवेलियन अभी भी ये यून को पकड़ना चाहता है तो इससे कुछ गुटों का गुस्सा भड़क सकता है। सी शाओयू ने झोउ बेफेंग की ओर देखा और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, लगता तो बेफेंग भाई भी बीमार हैं। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? क्या आप ये यून से अपना इलाज करवाने की सोच रहे हैं? दुर्भाग्यवश मायरी रिमोटल पवेलियन का ये यून के साथ संबंध अच्छा नहीं है। भला वो मेरा इलाज करने के लिए क्यों राजी होगा? वैसे भी अंत में उसकी सहमति मायने नहीं रखती। जब हम उसे पकड़ लेंगे तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। सी शाओयू ने मुट्ठी भींच ली। उसकी लाल आंखें और भी लाल हो गईं, क्योंकि उनमें खून का संचार बढ़ गया था। झोउ बेफेंग ने कुछ व्यंग्यात्मक भाव से सिर हिलाया। वह सचमुच बीमार पड़ गया था, अगर ऐसा नहीं होता तो वह सी शाओयू को ढूंढने नहीं आता। किसी को नहीं पता था कि डोंग शियाओवान की बीमारी एक महामारी की शुरुआत थी। झोउ बेफेंग को दुविधा में देखकर सी शाओयू ने ठंडे लहजे में कहा, क्यों? क्या भाई बेफेंग अपना इरादा बदलने की सोच रहे हैं? क्या आप उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे आपकी बीमारी का इलाज कर दें? उस बारे में झोउ बेफेंग ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। भाई शाओयू, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सच तो यह है कि झोउ बेफेंग ने इस समस्या पर काफी विचार किया था। ये यून के प्रति उसकी दुश्मनी सुलह न होने की हद तक नहीं पहुंची थी। अगर वह कुछ कीमती वस्तुएं देकर ईमानदारी से माफी मांग ले तो शायद ये यून उसे माफ करने को तैयार हो जाए। हे, सी शाओयू ने शरारती हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा? और तो और यह मत मानो कि ये यून के पास इस अजीब बीमारी से निपटने के सारे साधन हैं। उस समय तो वह डोंग शियाओवान को सिर्फ अस्थायी रूप से होश में ला पाया था। उस बदमाश ने तो ये भी कहा था कि डोंग शियाओवान पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उसके पास भी समस्या की जड़ से इलाज करने के साधन नहीं थे। उसने बस सुप्रीम पैलेस आइसहार्ट की कुछ गोलियों को परिष्कृत किया, जो दुष्प्रभावों का इलाज तो करती थी लेकिन मूल कारण का नहीं। भाई बेफेंग, मुझे लगता है कि आप घबराहट में आकर चिकित्सा सहायता मांग रहे हैं। सी शाओयू को विश्वास नहीं था कि यून इस महामारी का समाधान कर सकता है। विभिन्न गुटों के इतने सारे प्रतिभाशाली लोग बीमार पड़ गए थे, फिर भी उनके वरिष्ठों में से कोई भी इसका हल नहीं निकाल पाया था। ये यून तो उसकी तरह ही एक कनिष्ठ था, भला उसमें ऐसी क्षमता कैसे हो सकती थी? हालांकि एक बार जब वही यून को पकड़ लेता तो वह उसे सर्वोच्च महल की उच्च गुणवत्ता वाली आइसहार्ट गोलियां बनाने के लिए मजबूर कर सकता था। इससे शायद उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक न हो, लेकिन इससे उस विचित्र बीमारी के प्रभाव अस्थायी रूप से कम हो जाते। इस दौरान उसे स्थायी समाधान खोजने के लिए अधिक समय मिल जाता। भाई शाओयू सही कह रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला हमेशा नहीं चल सकता। हमारे पास समय बहुत कीमती है। अगर हम कुछ साल भी देरी करते हैं तो हम अपनी क्षमता को बर्बाद कर देंगे, जिससे हमारा बाकी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। झोउ बेफेंग की बातें सुनकर सी शाओयू की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, मायरी रिमोटल पवेलियन के वरिष्ठ सदस्यों ने रसायन शास्त्रियों और चिकित्सकों की एक भव्य सभा आयोजित करने का निर्णय लिया है। जो भी रसायन शास्त्री या चिकित्सक इस महामारी का इलाज कर सकेगा उसे भारी पुरस्कार दिया जाएगा। रसायन शास्त्रियों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। कुछ ही महीनों में मायरीड सिटी में अभूतपूर्व पैमाने का एक भव्य आयोजन होगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रसायन शास्त्रियों और चिकित्सकों के संयुक्त प्रयास विफल होंगे। ये तो बस समय की बात है। अरे, ऐसा आयोजन होगा, बहुत बढ़िया। ये सुनकर झोउ बेफेंग को आखिरकार राहत मिली। उसे यह जानकर सुकून मिला कि मेरी रिमोटल पवेलियन इस समस्या को सुझाने के लिए आगे आ रहा है और भरपूर संसाधन लगा रहा है। पूरे शहर के सामूहिक प्रयासों से समाधान जरूर संभव था। अध्याय 1180 महान रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। कुछ ही महीने बाद जीवंत पर्वतीय घाटी में एक छोटी सी धारा पर्वत शिखर से नीचे की ओर बहती हुई विचरण कर रही थी। धारा के किनारे कोमल पत्तियों वाली हरी भरी घासें थीं। वे हल्की हवा के साथ लहरा रही थीं और सुबह की ओस की बूंदें घास की पत्तियों के सिरों से टपक रही थीं। उस समय कमर तक लंबे बालों वाली एक लड़की नदी से पानी भर रही थी। उसने फूलों से सजी एक साधारण पोशाक पहनी हुई थी। उसने अपनी पैंट की टांगें ऊपर उठा रखी थी, जिससे उसकी पानी की बूंदों से भीगी हुई गोरी पिंडलियां दिखाई दे रही थीं। वह सचमुच किसी किसान परिवार की धोबिन जैसी लग रही थी। वह युवती डोंग शियाओवान के अलावा और कोई नहीं थी। पिछले कुछ महीनों से वह लिंगशी एयर की सावधानीपूर्वक देखभाल कर रही थी और पहाड़ी घाटी में सब कुछ सुव्यवस्थित रख रही थी। अचानक एक हल्की सी आभा उसके ऊपर छा गई। डोंग शियाओवान के नंगे पैरों के पास उस आभा के प्रभाव से हरी घास तेजी से बढ़ने लगी और अपनी कोमल पत्तियों को फैलाने के लिए मेहनत करने लगी। यहाँ तक कि नदी भी अधिक प्रसन्न प्रतीत हुई। पानी के बहने की आवाज किसी मधुर धुन जैसी लग रही थी। डोंग शियाओवान का दिल धड़क उठा जब उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि यूनुस के ठीक पीछे खड़ा था। वह अभी अभी घर से बाहर निकला था, जो अभी भी हरे भरे वातावरण की चमक से जगमगा रहा था। युवा स्वामी, आप अंततः एकांतवास से बाहर आ गए हैं। हाँ, मेरी साधना का स्तर थोड़ा बेहतर हुआ है। मुझे कुछ नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, इसलिए मैं बाहर आया। युवा स्वामी, शी एयर बिल्कुल ठीक है। डोंग शियाओवान को सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन वह यून द्वारा दिए गए मिशन को नहीं भूली थी। युवा स्वामी, ये मुझे आपसे कुछ कहना है। कुछ दिन पहले मेरे पिता ने मुझे एक संदेश भेजा था। अरे, क्या बात है?
ये यून जानती थी कि डोन शियाओवान और डोन शाओकिंग के लिए संवाद करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इतनी अधिक दूरी से इतनी सटीक जगह तक सूचना पहुंचाने में निश्चित रूप से कुछ न कुछ लागत तो आती ही थी। इसलिए वे तभी संवाद करते थे जब कोई जरूरी बात होती थी। बात यह है, मायरीड सिटी में एक भीषण महामारी फैल गई है। कई लोग एक अजीब बीमारी से ग्रसित हो गए हैं जो उस बीमारी से मिलती जुलती है जिससे आपने मुझे ठीक किया था। उनका पहला लक्षण है साधना करने में असमर्थ होना। समय बीतने के साथ कुछ लोग कमजोर होने लगते हैं और संक्रमित सभी युवा प्रतिभाशाली हैं। ओह, ये यून ने हल्की सी आह भरते हुए अपनी भौहें चढ़ा ली। जरूर ये वही दुष्ट शक्तियां होंगी जिनका वह पीछा कर रहा था। मायरीड सिटी में भागने के बाद उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दिया। इन दुष्ट शक्तियों को पुनर्जन्म लेने से पहले पोषण के लिए जीवित शरीरों की आवश्यकता होती थी, और इसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार स्पष्ट रूप से युवा प्रतिभाशाली लोग थे। पिछली पीढ़ी के योद्धा अपनी ताकत के कारण आसानी से वश में नहीं आते थे। इसके अलावा उनकी शारीरिक क्षमता में भी काफी कमी आ चुकी थी। वे स्वाभाविक रूप से उन युवा प्रतिभाशाली लोगों से भिन्न थे जिनमें असीमित क्षमता होती है। मुझे आश्चर्य है कि राजकुमारी व्हाइट फॉक्स कैसी होगी। ये यून थोड़ा चिंतित था। मायरीड सिटी के सभी युवा प्रतिभाशाली लोगों में से ये यून को केवल राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की ही चिंता थी। अगर वह बीमार पड़ जाती तो वह अनदेखा नहीं करता। युवा स्वामी, इसके अलावा असंख्य अमर मंडप में कई दिव्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ एक भव्य रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन इसी महीने होना था, लेकिन विभिन्न कारणों से इसे 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। मेरे पिता ने बताया कि असंख्य अमर मंडप ने इस सम्मेलन के आयोजन में लगभग आधा वर्ष लगा दिया है। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने पर्याप्त तैयारियां कर ली हैं। साथ ही उन्होंने पुरस्कार के रूप में कई प्राकृतिक खजाने भी एकत्र किए हैं। ठीक है, ये यून ने सिर हिलाया। ये निश्चित था कि असंख्य अमर मंडप के कई प्रतिभाशाली लोग बुरी शक्तियों के शिकार हो चुके थे। उसके कारण पहले ही 2 प्रतिभाशाली लोग मारे जा चुके थे। यदि बाकी लोग भी इस महामारी से अपंग हो गए तो असंख्य अमर मंडप के पास पुराने प्रतिभाओं की जगह लेने के लिए युवा प्रतिभाओं की पूरी तरह कमी हो जाएगी। अब बुयुआन परिवार प्रतिष्ठा के मामले में मायरीड इम्मोर्टल पवेलियन के बराबर पहुंच रहा था। संभवतः मायरीड इम्मोर्टल पवेलियन महामारी के समाधान के लिए बैठक आयोजित कर रहा था। पुरस्कार किस प्रकार के हैं? ये यून ने सहज भाव से पूछा। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जैसे ही डोन शियाओवान ने पुरस्कारों की सूची बताना शुरू किया, ये यून के दिल में एक झटका सा लगा। आत्मा वापसी जड़। हाँ, डोन शियाओवान चौंक गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आत्मा लौटाने वाली जड़ शब्द सुनकर ये यून की इतनी तीव्र प्रतिक्रिया होगी। क्या ये जड़ी बूटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हाँ, ये यून ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। वह खोखली आत्मा की गोलियां बनाने के लिए असंख्य दिव्य क्षेत्र में आया था। हालांकि जब लिंगशी एर की आत्मा अचानक और बहुत कमजोर हो गई तो उसे अपनी आत्मा वापसी जड़ का आधा हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ा, जो खोखली आत्मा की गोलियों का मुख्य घटक था। अब जब मायरीड इमोर्टल पवेलियन सोल रिटर्निंग रूट की पेशकश कर रहा था तो ये यून भला इससे कैसे बच सकता था? हालांकि इस मामले में संदेह की बू आ रही थी। आत्मा को लौटाने वाली जड़ एक अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक खजाना थी। ये केवल स्वर्ग और पृथ्वी के संरक्षण में पाताल लोकों में ही उगती थी। ये लाखों वर्षों तक पाताल लोक में व्याप्त शुद्ध इन ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद ही आकार लेती थी। कम समय में नया सामान मिलना लगभग नामुमकिन था। अगर किसी को इसकी तुरंत जरूरत होती तो उसे किसी और से खरीदना पड़ता। जाहिर है इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती। आत्मा को लौटाने वाली जड़ अत्यंत मूल्यवान थी, लेकिन इसके उपयोग सीमित थे। ये केवल आत्मा का पोषण कर सकती थी या आत्मा से संबंधित घावों को ठीक कर सकती थी। आवश्यकता पड़ने पर यह अमूल्य थी, लेकिन जब इसकी तत्काल आवश्यकता नहीं होती थी तो इसका कोई उपयोग नहीं होता था। अधिकांश रसायन शास्त्री ऐसे प्राकृतिक खजानों को प्राथमिकता देते थे जो सीधे साधना स्तर को बढ़ा सके। ये सदाबहार खजाने थे जो इन्हें महान रसायन शास्त्र सह चिकित्सा सम्मेलन के पुरस्कार के रूप में उपयुक्त बनाते थे। एक दुर्लभ लेकिन अक्सर जरूरत न पड़ने वाली आत्मा वापसी जड़ को पुरस्कार के रूप में क्यों चुना जाए? इसके अलावा उन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। क्या यह महज संयोग हो सकता है? क्या यह प्रस्ताव उन्हीं को लक्षित करके दिया गया है? ये सोचते ही ये यून का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। जाने से पहले उसने नगर स्वामी किन को आत्मा वापसी जड़ की खोज करने के लिए संदेश भेजा था। हालांकि नगर स्वामी किन बल में अपार शक्तिशाली थे, वे अकेले ही थे। उन्हें वस्तुओं की खोज के लिए अपने सामाजिक संपर्कों पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे में उनकी तुलना उस असंख्य अमर मंडप से कैसे की जा सकती थी जिसने अनादिकाल से असंख्य दिव्य क्षेत्र में व्यापार किया था? क्या ऐसा हो सकता है कि नगर स्वामी किन की आत्मा वापसी जड़ की खोज ने ही असंख्य अमर मंडप को यह संकेत दिया हो कि उनको आत्मा वापसी जड़ की आवश्यकता है? या शायद आत्मा पुनर्स्थापन अवशेष खरीदने की उसकी बेताबी ने असंख्य अमर मंडप को कुछ विचार दिए हों? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये यून के मन में तुरंत कई संभावनाएं आईं। यह बिल्कुल असंभव था कि सोल रिटर्निंग रूट का मिलना महज एक संयोग हो। यह बहुत संभव था कि यह उसी को निशाना बनाकर किया गया हो। असंख्य अमर मंडप उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। यह एक जाल था, लेकिन ऐसा जाल जिसे ये यून अनदेखा नहीं कर सकता था। इसके अलावा आत्मा वापसी जड़ के अलावा ये यून को राजकुमारी श्वेत लोमड़ी जू बुक्सिया के बारे में भी चिंता थी। हालांकि सुप्त अवस्था में सो रही बुरी आत्माएं देर सवेर जाग ही जाती, लेकिन ये यून ने ही उन्हें समय से पहले ही मायरीड सिटी में प्रवेश करने और तबाही मचाने के लिए उकसाया था। इसके अलावा ये यून जू बुक्सिया का ऋणी था, इसलिए हर हाल में उसे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। ऐसा लगता है कि मुझे ग्रैंड एल्केमिकल कम मेडिकल मीट में भाग लेना होगा। युवा स्वामी, आप जाना चाहते हैं, लेकिन अमर मंडप ने आपकी गिरफ्तारी के लिए बहुत सारे इनाम रखे हैं। हर कोई आपको ढूंढ रहा है। ये यून की बात सुनकर डोन शियाओवान थोड़ी चिंतित हो गई। ये तो मुझे स्वाभाविक रूप से पता है।
लेकिन चूंकि मैंने जाने की हिम्मत की है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है। ये यून की आंखों में एक अजीब सी चमक कौन थी। चूंकि असंख्य अमर मंडप ने उसे भव्य रसायन सह चिकित्सा सम्मेलन में लुभाने के लिए आत्मा वापसी जड़ का उत्पादन किया था, इसलिए उसने उनका निमंत्रण स्वीकार करने और आत्मा वापसी जड़ को वापस ले जाने का फैसला किया। शियाओवान, मेरे साथ माय रीड सिटी जाने की तैयारी करो। अरे, मैं भी जा रही हूँ। डोंग शियाओवान चौंक गई। जी हाँ, तुम और रू एर दोनों। जी एर को गॉड एडवेंट टॉवर में ले जाओ और तुम दोनों उसकी देखभाल वहीं कर सकते हो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो।